ओके चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। आवाज नहीं आई? गुड इवनिंग सर। जोर से। गुड इवनिंग सर। चलिए, काफी सालों बाद विद्यार्थियों की कक्षा में वापसी है ना, और विद्यार्थियों के साथ साथ आज जो है अभिभावक भी आ चुके हैं। तो स्वागत है सारे स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का आज के इस सत्र में। और काफ़ी जानकारी वाला, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी सूचना वाला आज का सत्र रहेगा, है कि नहीं भाई? पर आज के सत्र से चालू करें और जानकारी की हम बात करें, पर उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो चीज़ बोलनी ज़रूरी है, दैट इज़ आज से करीब 2 साल पहले, है कि नहीं? 2 साल पहले जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, याद है कि नहीं याद है? तब ऐसे ही सत्र में, ऐसे ही एक सेशन में उस समय भी तुम लोग आए थे, है ना? कौन सा सेशन था वो? ओरिएंटेशन सेशन, है कि नहीं? 10वीं कक्षा के बाद 11वीं कक्षा में जब नए नए आए थे, तब ऐसा ही एक ओरिएंटेशन सेशन किया गया था। और उस ओरिएंटेशन सेशन में अपन ने बात की थी, क्या श्रेष्ठा, क्या बातचीत की थी? तो इस ओरिएंटेशन सेशन में हमने बोला था कि अभी उस दिन जो शुरुआत है वो हम कहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं? कहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं भाई? -2, है कि नहीं? तो ग्राउंड फ्लोर से भी 2 लेवल नीचे, इतना नीचे हम शुरुआत कर रहे हैं, ये हमने बोला था उस समय पे। ओके, एंड फिर हमने कहा था कि हम 2 साल बहुत मेहनत करेंगे, 2 साल बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत क्षमताएं अपने अंदर बढ़ाएंगे, बहुत स्किल्स, बहुत क्वालिटीज डेवलप करेंगे, और 2 साल इतनी मेहनत करके फिर हम कहां पे पहुंचेंगे? फिर हम पहुंचेंगे 0 पे, फिर हम पहुंचेंगे 0 पे। और फिर एक बार 0 पे पहुंचे तब क्या होगा? तब हमारा असली खेल चालू होगा, है कि नहीं? ठीक है, योद्धा बनने का अभी तक तो बस ट्रेनिंग था, अभी तक तो बस हथियार हम इकट्ठे कर रहे थे, पर असली मैदान में अब जाना है। अभी तक तो बस जो है घर में बैठे थे, मम्मी पापा सब कर देते थे, पर अब असली मैदान में अपनी क्षमताओं को लेके जाना है, असली खेल खेलना अब शुरुआत होगी। और अभी कई सारे विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि ये सत्र कॉलेज एडमिशन और काउंसलिंग के लिए है, और अभी बहुत सारे सभी लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट्स आए हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो यहाँ पे अभी बैठे हैं वो खुश होंगे। अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों के हिसाब से अगर तुम्हारा रिजल्ट आ गया है तो तुम बहुत खुश भी होगे कि अरे वाह, इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया, इतना बढ़िया मार्क्स आ गया, इतना बढ़िया रैंक आ गया, बहुत बड़ा मजा आ गया मेरे को। पर कई सारे विद्यार्थी अभी निराश, उदास, दुखी भी होंगे कि यार उम्मीदें तो मेरी बड़ी बड़ी थी, बहुत कुछ सोचा था मैंने, सोचा था इतना रैंक आ जाएगा, इतना मार्क्स आ जाएगा, इतना परसेंटाइल ले आऊंगा, ये कॉलेज मिल जाएगा, पर अभी उस हिसाब से चीजें हुई नहीं है। काफी पीछे रैंक या काफी पीछे परसेंटाइल या काफी पीछे मार्क्स आए हैं, और अब पता नहीं क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना? काफी संशय है इस बात में, काफी दुविधा है इस बात में, क्या होगा पता नहीं, भविष्य कैसा होगा। तो दोनों तरह की चीजें होंगी। विद्यार्थी इस तरह के अभी जो है भावनाएं जो है वो अपने फील कर पा रहे होंगे सारे विद्यार्थी। पर अभी जो भी आपका रिजल्ट आया है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, स्पेशली जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार मेरा रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, मजा नहीं आ रहा, दुखी हूं, निराश हूं, पहली चीज तो तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना है ना, और सीना चौड़ा करके एक्सेप्ट करना है। बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, इस रिजल्ट से दूर भागना चाहते हैं कि यार रिजल्ट जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं आया, अब मैं दोस्त से कैसे बातें करूंगा, है ना? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? 50 लोग आने वाले हैं सेशन में, किसी ने मेरा रैंक पूछ लिया, मार्क्स पूछ लिया, परसेंटाइल पूछ लिया, तो मैं क्या बोलूंगा? तो इसलिए मुंह छुपाता हूं, फोन बंद करके रखता हूं, किसी से बातचीत नहीं करता हूं। दिस इज ऑल कैटेगरी ऑफ वीक माइंडसेट जिसको हम बोलते हैं। ओके, ये दर्शा रहा है कि हमने बस अपने आप को इन चीजों से डिफाइन कर लिया है। याद रखना, रैंक, मार्क्स, ये सब जीवन में आता रहेगा, जीवन में बहुत चलता रहेगा, ठीक है? दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम जो आप दे रहे हो, और कभी कभी चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें के हिसाब से होंगी, कभी कभी नहीं होंगी, पर नेवर लेट दीज थिंग्स डिफाइन यू। अगर आप इस अवॉइड करने वाले माइंडसेट में हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट वाले माइंडसेट में नहीं है, तो यू आर जस्ट लेटिंग दीज मार्क्स डिफाइन यू। और अगर आप इन मार्क्स, इन रैंक को डिफाइन करने लग गए कि भाई मेरा नाम ये है, मेरी शक्ल ऐसी है, और मेरे को ये नंबर डिफाइन करते हैं, भाई हो गया मेरा जीवन, तो फिर आपका जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, राइट? तो अभी ये समझना पड़ेगा, ठीक है, मार्क्स जो भी आए, रैंक जो भी आए, बट नाउ लुक एट द पॉजिटिव साइड। ये देखिए कि हमने 2 साल में किया क्या है, और हमने हमारी 2 साल में जो पूरी जर्नी थी, जो पूरी यात्रा थी, उसका मेन उद्देश्य था क्या? मार्क्स, रैंक, ये सब बहुत बढ़िया बात है, आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी बढ़िया है,
पर जो मेन उद्देश्य था वो कोई कॉलेज जाना या मार्क्स रैंक या फोटो चिपकाना नहीं था। मेन उद्देश्य था जो स्किल्स, जो क्वालिटीज, जो वैल्यूज हमने इन 2 सालों में सीखी, और आप सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी क्वालिटीज इन 2 सालों में सीखी है इनडायरेक्टली। स्किल्स, क्वालिटीज जो हमें एक इंसान बनाती है। जब आप घुसे थे तो एक छोटे से नादान बच्चे की तरह घुसे थे यहाँ पे 2 साल पहले, पर अब जब निकल रहे हो तो एक बेहतर इंसान के रूप में निकल रहे हो, जहां पे बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर, क्वालिटीज एंड स्किल्स लाइक करेज, साहस, जो आपका बिल्ड हुआ है 2 सालों में, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो आपने फील किया होगा अपने अंदर बिल्ड होता हुआ 2 सालों में, ट्रस्ट अपने आप पे, दूसरों पे जो आपने फील किया होगा बिल्ड होता हुआ, टीम वर्क स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यूमिलिटी, कंपैशन, ये सारी स्किल्स, ये सारी क्वालिटीज जो एक इंसान को सच में इंसान बनाती हैं, वो सब आपने फील किया होगा डेवलप होते हुए इन 2 सालों में। और असली जीत या असली लड़ाई जो हमारी थी वो वही थी। मार्क्स वॉज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट जो साथ साथ में चलता रहेगा, पर असली खेल हमेशा उसी चीज का था। और काफी हद तक तुम्हारे बैच के लिए तो हम सब बड़े खुश हैं, सब टीचर्स और सारा सिनर्जी इस चीज को लेके एटलीस्ट, चाहे रिजल्ट कैसे भी आए हैं, पर इस चीज को लेके एटलीस्ट बड़ा खुश है। सबको ये बैच बड़ा पसंद आया, और उसका कारण ये नहीं था कि सब टॉपर निकले, उसका कारण ये था कि सबने वो स्किल्स, क्वालिटीज डेवलप करने में बहुत मेहनत की, और काफी हद तक अपने अपने पोटेंशियल के, अपने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से काफी सारी चीजें वो डेवलप कर की और इंसान बन के निकले। और आप अपने जो है माताजी पिताजी से भी पूछिए, पेरेंट्स भी ये चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि 2 साल पहले जब आप आए थे यहाँ पे तो कैसे थे, और अब जब आप निकल रहे हैं तो कैसे इंसान बन के निकल रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बदलाव स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से सवाल है, आप लोगों को फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं भाई? लग नहीं रहा है? ओके, और ये जो पॉजिटिव बदलाव है यही है शुरुआत योद्धा बनने की, और यही चीज हमें आगे कंटिन्यू करनी है। आगे चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आईआईटी में जाए, एनआईटी में जाओ, या सीईटी के थ्रू किसी कॉलेज में जाओ, फर्क नहीं पड़ता है कौन सा कॉलेज है, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या है, पर यही चीज हमें कंटिन्यू करनी है। ऐसे ही हमें एक बेहतर इंसान बनकर निकलना है जो अपने पैरों पर खड़ा होगा और फिर अपने आस पास के समाज को अपने पैरों में खड़ा करवाएगा। दिस इज द डिफरेंस वी वॉन्ट टू क्रिएट। तो हमारे लिए तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं सब ऑलरेडी विनर्स हैं, सब ऑलरेडी चैंपियंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई इसका रैंक ज्यादा आ गया तो ये आगे है, इसका रैंक कम आ गया तो ये पीछे है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन हियर इज अ विनर, हम सब चैंपियंस हैं, और उस चैंपियन की आज शुरुआत होगी। दिस इज नॉट द एंड हमारे लिए तो एटलीस्ट। बाकी कहीं पे भी जाओगे कि हाँ भाई हो गया, बढ़िया रिजल्ट आ गया, चलो काम खत्म, अब अपना देख लो, पर यहां पे जो हमारा माइंडसेट है कि अभी तो बस हथियार इकट्ठा कर रहे थे। अगर कोच ये बोले, टीम के कोच जो है वो ये बोले ट्रेनिंग तो बहुत कर ली, पर जब असली टूर्नामेंट आया, जब असली मुकाबले आए, तब अगर कोच ये बोले कि भैया ट्रेनिंग में मैंने साथ दिया ना, हो गया, अब तुम जाके खेलो, तो ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ट्रेनिंग में जितना कोच को साथ में खड़े रहना है, असली मुकाबले में, असली टूर्नामेंट में तो उससे ज्यादा टीम के साथ खड़े रहना है। और इसीलिए ट्रेनिंग खत्म हुई है, एंड दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द स्टार्ट हमारे लिए। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। असली काम जो अपना सीखा है अपने 2 साल में, उसकी ये शुरुआत है। दिस इज आवर डे 0। तो सिनर्जी पे आपका आखिरी दिन नहीं, ये 0 दिन है। दिस इज द बिगिनिंग। तो आज हम एक नई शुरुआत लेंगे। जिस तरह के भी हम इंसान बने पिछले 2 सालों में, वो क्षमताएं हमने बिल्ड की है, उसकी एक नई शुरुआत लेंगे, और नई शुरुआत लेके हम ऐसा एक वैल्यू वाला इंसान बनेंगे जो कि मार्क्स कितने भी हो, रैंक कितना भी हो, कॉलेज कितना भी हो, पर अपने आसपास के समाज को इंस्पायर करके एक पॉजिटिव चेंज ला पाए। तो क्या विद्यार्थीगण तैयार हैं इस नई शुरुआत के लिए? हाँ सर। जोर से हाँ सर। शाबाश। चलिए तो शुरुआत करते हैं। 0 दिन असली खेल चालू होता है। चलिए तो आज के सत्र की इसी जो है रूप में शुरुआत करेंगे। और आज के सत्र में क्या बातचीत करने वाले हैं? क्या करेंगे? हैं क्या करेंगे भाई? क्या नहीं? ओके, काउंसलिंग की जानकारी, काउंसलिंग की सूचनाएं, बातचीत तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। काउंसलिंग की हम बातचीत करेंगे, दोनों काउंसलिंग की हम बात करेंगे, जोसा की भी और केसीटी की भी। जोसा का काउंसलिंग आज ही चालू हो रहा है
और KCET का काउंसलिंग थोड़ा बाद में चालू होगा, जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक में चालू होगा, अभी तक डेट्स नहीं आई है, पर दोनों के बारे में अभी हम जानकारी हासिल करेंगे। दोनों का चॉइस फिलिंग, एंट्री, ऑप्शन एंट्री, काफी सारी चीजें सेम है, कुछ कुछ चीजें अलग है। दोनों ही चीजों पे हम बात करेंगे, क्या क्या चीजें दोनों में सेम है, क्या क्या चीजें दोनों में अलग है, दोनों के लिए क्या करना है, क्योंकि कुछ लोग जोसा करना चाहेंगे, कुछ लोग CET करना चाहेंगे, कुछ लोग दोनों करना चाहेंगे। तो दोनों की हम डिटेल में बातचीत यहां पे करेंगे। क्या क्या बातचीत हम करेंगे? सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि जोसा का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम बात करेंगे ऑप्शन एंट्री क्या होती है, ऑप्शन एंट्री कैसे काम करती है। फिर हम बात करेंगे टाइमलाइन, जो एक शेड्यूल है अभी आपको देंगे, एक टाइमलाइन शेड्यूल क्या क्या फॉलो होता है, किस तरह से जो उन्होंने डेट्स दी हुई हैं काउंसलिंग के लिए। और फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा प्रीवियस ईयर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स, स्पेशल राउंड्स एंड रिजर्वेशन एंड कोटा, ये सारी चीज़ों की हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए ओके, तो शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद जोसा। पहले हम जोसा का करते हैं और उसके बाद जोसा का पूरा कंप्लीट करके जोसा का पहले पूरा देखेंगे और फिर हम उसके बाद KCET पे जाएंगे। जोसा का में जो भी चीज़ें हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें KCET के लिए भी सेम है। ये नहीं बोलना है कि भाई मैं तो जोसा का भर ही नहीं रहा, मैं तो CET का भरूंगा, तो अभी 1 घंटे सो लेता हूँ मैं, 1 घंटे बाद मेरे को उठा देना। ठीक है श्रावणी, ये सब नहीं करना है। ओके ठीक है, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑप्शन एंट्री वाली चीजें, किस तरह से अलॉटमेंट होता है, वो सारी चीजें, चॉइस फिलिंग वाली चीजें, वो काफी हद तक सेम ही है। चाहे आप जोसा का देखो, चाहे आप CET का देखो, चाहे आप कॉमेडी का देखो, सबका सेम ही तरह से काम करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स अबाउट जोसा। सबसे पहले है ना, तो जोसा बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, एकदम साधारण रूप में जो जानकारी है। ओके, तो जोसा नाम तो काफी अच्छा है। क्या होता है ये? है क्या ये खाने की चीज है क्या कोई? तुम्हें प्रथम क्या ये जोसा क्या होता है? ये क्या फुल फॉर्म है इसका? है कोई जानकार इंसान? हाँ मैडम कुछ पढ़ के आई है। हाँ मैडम, हाँ चलिए, मैडम जी ने रिसर्च की है। तो जोसा का फुल फॉर्म में होता है, वो होता है भाई जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है, हाँ जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। क्या मतलब है इसका? ऐसी अथॉरिटी जो क्या करती है? कुर्सी देती है कि नहीं? ऐसी अथॉरिटी जो सीट एलोकेट करती है, कुर्सी देती है। पर किस चीजों में सीट देती है, किस चीजों की कुर्सी देती है अपने को? व्हाई इज इट कॉल्ड जॉइंट? जॉइंट क्यों बोलते हैं? तो आज से करीब 200 साल पहले जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो हमारे समय पे सारे कॉलेजेस का काउंसलिंग अलग से होता था। IIT का अलग से होता था, NIT का अलग से होता था, बाकी और कोई कॉलेज है तो उनका अपने हिसाब से अलग से होता था। पर कुछ साल पहले सरकार ने ये जो है निर्णय लिया कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, मजा नहीं आ रहा है इसमें। क्या करेंगे अभी कि सारे जो भी कॉलेजेस हैं, कौन से बताता हूं अभी, उनका एक ही अथॉरिटी, एक ही संगठन होगा जो कि सबका सीट अलॉटमेंट करेगा। तो वो संगठन बोला गया जोसा। और ये जोसा जो है, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर कौन कौन सी कॉलेजेस का अलॉटमेंट होता है, ये पता होना चाहिए। जो लोग भी जोसा का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेजेस पहले तो मिलते हैं उससे। ठीक है, तो जोसा के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनका एडमिशन मिलता है जोसा के थ्रू? यस, तो पहली चीज IIT। कितने IIT है भाई भारत में? कितने हैं? कितने? क्या भाई श्रेष्ठा? तो भारत में है 21 + 2। ठीक है, हाँ 23 IIT। ठीक है, 23 IIT है भारत में। फिर उसके बाद और क्या होता है, और क्या मिलेगा भाई? NIT भी मिल जाएगा। ठीक है, NIT कितने होते हैं? कितने NIT है? कितना चाहेगा? 31 NITs। ठीक है, 31 NIT। ठीक है, और बताओ और क्या चाहिए? ट्रिपल IT भी दे देते हैं। ट्रिपल IT। ठीक है, ये क्या होता है? IT के साथ एक और आई लगा दिया। ये क्या है? IT है क्या? ये क्या होता है भाई? ये तो सबको पता होगा दोनों। ये क्या है? क्या भाई अर्नव, क्या है ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दीज कॉलेज आर स्पेशली डिजाइंड फॉर IT। ओके, तो यहां पे ओनली आपको IT ब्रांच मिलेगा।
या हो सकता है किसी किसी में एक आध और ब्रांच मिल जाए, बट दीज कॉलेजेस आर डिजाइंड ओनली फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए वो नाम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये ओवरऑल फुल फ्लेज कॉलेज नहीं है आईटी एनआईटी जैसा, यहाँ पे केवल आईटी डिपार्टमेंट ही होता है। ओके, तो 26 ट्रिपल आईटी पूरे देश में, भारत में। और फिर इसके अलावा देयर आर कॉलेजेस जीएफटीआई, ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, है ना। ठीक है, तो कुछ सरकारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आते हैं, पर उनका एडमिशन भी जोसा के थ्रू होता है। ऐसे करीब 47 कॉलेजेस हैं। तो कुल मिला के ये कितना होता है, कुल मिला के तो कुल मिला के 127 कॉलेजेस हैं। ठीक है ना, 127। ठीक है क्या मैडम, 127 कॉलेजेस हैं जिनका एडमिशन जोसा के थ्रू होता है। अब इनका 127 कॉलेजेस का जब एडमिशन होता है, मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ सीट्स के हिसाब से, ताकि आप जब आगे हम सीट फिलिंग वगैरह की बात करेंगे, चॉइस फिलिंग वगैरह की, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 127 कॉलेजेस हैं। अब हर कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं। ठीक है ना, ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सब में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे। कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, सिविल हो गया, मेटलर्जी हो गया, सब में अलग अलग रहते हैं, पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ऑन एवरेज एक कॉलेज में 8 डिपार्टमेंट्स हैं, कभी किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, पर उदाहरण के तौर में बता रहा हूँ कि उदाहरण के तौर पे एक कॉलेज में मान लीजिए 8 डिपार्टमेंट है, सो 127 कॉलेजेस। ठीक है, और मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक कॉलेज में ऑन एवरेज 8 डिपार्टमेंट्स हैं, तो टोटल कितने डिपार्टमेंट्स या टोटल कितने एकेडमिक प्रोग्राम्स हो गए? 127 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भूल तो नहीं गए हैं? क्यों, अब तो एग्जाम हो गया, अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करूंगा अब तो सब भूल जाता हूँ, सब कुछ उड़ा दिया तो 127 इंटू 8 कितना हो गया भाई ये? हाँ, फटाफट करना है। ठीक है, 1000 के आसपास, 1016 कुछ भी, तो मोटा मोटा 1000 ले लेते हैं। तो दीज आर 1000 एकेडमिक प्रोग्राम्स। ठीक है, इनको बोलते हैं एकेडमिक प्रोग्राम। किसी भी एक कॉलेज में कोई भी एक डिपार्टमेंट, तो एक कॉलेज और डिपार्टमेंट का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको हम बोलते हैं एकेडमिक प्रोग्राम। तो ये कुछ 1000 एकेडमिक प्रोग्राम है जो जोसा के थ्रू मिल रहे हैं। अब 1000 एकेडमिक प्रोग्राम मिल रहे हैं, और तो हर एक में लगभग कितनी सीटें हैं एक एकेडमिक प्रोग्राम में? ठीक है, मान लो एनआईटी सूरतकल मैकेनिकल, ये एक एकेडमिक प्रोग्राम हो गया। ठीक है ना, आईआईटी कानपुर केमिकल, ये एक एकेडमिक प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे 1000 एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, तो एक में लगभग कितनी सीट है? 60 है क्या बस? तो कभी ज़्यादा होंगी, किसी में कम होंगी। अगेन वो देयर समथिंग कॉल्ड सीट मैट्रिक्स, जो अभी रिलीज नहीं हुआ है जोसा का, वो आएगा। तो 2025 का सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा, जो कि सीट मैट्रिक्स ये बताता है, सेम चीज सीईटी में भी लागू होती है। ये सीट मैट्रिक्स 2025 का भी आएगा। एक बार आने के बाद आपको सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी जानकारी, पर ये सीट मैट्रिक्स ये बताता है कि भाई किस कॉलेज के किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, ऐसा है ना। तो किसी में 50 होंगी, किसी में 60 होंगी, किसी में 100 होगी, किसी में 150 होंगी, किसी में 200 होंगी। पर मान लो कुछ ऑन एवरेज 100 सीट्स हैं, एक एकेडमिक प्रोग्राम में 100 सीट्स है, तो 1000 एकेडमिक प्रोग्राम, ठीक है, मोटा मोटा मल्टीप्लाइड बाय 100 सीट्स एक में एवरेज तौर पे, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 1 लाख। तो ये 1 लाख सीट्स हो गई सारे, ये सब मिला के। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा डिपेंडिंग ऑन क्या क्या कितना कितना हो जाता है, मैं बस समझा रहा हूँ आपको उदाहरण के तौर पे। ठीक है, अब ये जो सीट्स हैं जितने भी हैं, इन सब का अलॉटमेंट होगा जोसा के थ्रू। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसा रहता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो करनी है, जो लोग भी जोसा रजिस्टर करने वाले हैं, है ना, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, फर्स्ट थिंग, जो आप आज ही रात को जाके कर सकते हो, कल सुबह कर सकते हो, वो क्या करना है? क्या करना है सबसे पहले? हैं, क्या करेगा? क्या रजिस्ट्री है? हाँ, तो सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन, स्टेप 1। जो स्टेप 1 हमारा रहेगा, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली चीज, ये तो करके रखो, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, सब कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑन जोसा वेबसाइट। तो जोसा का वेबसाइट होगा जो आपको मिल जाएगा, उस पे रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप जोसा वेबसाइट खोलोगे, वो बोलेगा रजिस्ट्रेशन कर लो भाई। रजिस्ट्रेशन में आपको डालना है, क्या डालना है? क्या डालना है? आधार कार्ड, जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, सबके पास है कि फेंक दिया, खो दिया? जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर भाई। तो जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालना है,
और फिर जो है हो सकता है डेट ऑफ बर्थ वो सब पूछेगा, वो करके लॉगिन करना है, पासवर्ड बनाने बोलेगा, ठीक है, लॉगिन पासवर्ड एक, ठीक है, तो लॉगिन पासवर्ड बना लेना, और लॉगिन पासवर्ड किसी को बताना नहीं है, ओके, वो लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करके ही सारी चीज़ें भरी जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द स्टेप 1। इसके बाद क्या क्या चीज़ें वो अपन देखेंगे, पर सबसे पहले ये करना है, ये तो सब लोग कर ही सकते हैं, ओके, जिसमें कोई शुल्क, कोई पैसा नहीं लग रहा है किसी का। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये है बेसिक डिटेल्स जोसा के बारे में, क्या होता है, कौन कौन सीटें मिलती हैं, क्या है, ये समझ गए अपन। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो है, नेक्स्ट थिंग, अगली चीज जो अपन बात करेंगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज कि सीटें मिलती कैसे हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग होता कैसे है, ऑप्शन एंट्री होता कैसे है, और सीटें मिलती कैसी है। क्या जो अपन भरेंगे वही मिल जाएगा क्या अपने को, है बोली लग रही है क्या क्यों भाई, तो क्या होगा, क्या मिलेगी कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना। एंड अब जो प्रोसीजर मैं बताने वाला हूं इज सेम फॉर वेदर इट इज जोसा या सीईटी या कॉमेडी के, ठीक है, सबके लिए सेम ही होता है, बाद में नीट आएगा उसके लिए भी सेम ही होगा, एक ही तरीका है, ओके। तो ऑप्शन एंट्री या चॉइस फिलिंग, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, चॉइस फिलिंग प्लस सीट अलॉटमेंट, ये है दूसरी चीज, ये होता कैसे है, ओके। चलिए, तो चॉइस फिलिंग प्लस सीट अलॉटमेंट, तो ये सारी चीज़ें वैसे रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको किया है, ठीक है, तो किसी को भी बाद में कुछ शंकाएं हो, दुविधा हो, तो जाके इसको देख सकता है, ठीक है, या फिर किसी के जो है केवल बच्चा आ गया, मम्मी पापा नहीं आए हैं, तो फिर उनको दिखा सकते हैं, ठीक है, या उल्टा मम्मी पापा आ गए हैं, बच्चा घर पे सो रहा है, ठीक है, तो उसको दिखा सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, तो चॉइस फिलिंग प्लस सीट अलॉटमेंट, ये कैसे होता है, ये बड़ा मजेदार चीज़ है, पता है किसी को, है कोई ज्ञानी इंसान हमारे बीच, सही कैसे होता है ये, हाँ तेरे को पता है। सबसे पहली चीज देखो, रिजर्वेशन के बारे में बाद में बताऊंगा, पर क्योंकि चॉइस फिलिंग में काम का है, इनिशियल लेवल पे कैटेगरी वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, बाद में इसके बारे में वापस डिटेल में अपन जाएंगे। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए अपनी कैटेगरी, ठीक है ना, ये जोसा का बता रहे हैं, बाद में सीईटी का बात करेंगे तो उसमें कास्ट बेस्ड कैटेगरी होता है, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे भी कैटेगरी होगा, पर दैट इज जस्ट सिंपल जनरल ओबीसी एससी एसटी ऐसे कैटेगरी होगा, तो सबको अपना कैटेगरी पता है पहली बात तो, आगे नहीं। चलिए, तो अभी ध्यान रखना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, किसी को भी शंकाएं दुविधाएं आ रही है तो पूछ लेना, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना, हो सकता है सर के ऊपर से जाए, तो ध्यान से सुनना, शंका दुविधा आ रही है, डाउट आ रहा है तो पूछ लेना है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इज स्टूडेंट कैटेगरी, है ना, जो आप लोगों को पता है। दूसरी चीज है सीट कैटेगरी, ये दोनों चीजें सेम है क्या अलग है, स्टूडेंट कैटेगरी सीट कैटेगरी सेम है क्या अलग है, अलग है, क्या अलग है, सेम ही तो है, जनरल ओबीसी एससी एसटी वही तो होता है, क्या फर्क है इनमें, तो इनमें थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देना, ठीक है। स्टूडेंट कैटेगरी जो आपको पता है इज सिंपल लेवल पे जनरल ओबीसी ओबीसी एनसीएल एससी एसटी, ओके, ये तो ये सब आपको पता होगा, सेंट्रल लिस्ट के, भारत सरकार के लिस्ट के हिसाब से ये सब आपको पता होगा। जो सीट कैटेगरी होती है तो थोड़ा सा अलग, बस दैट विल बी ओबीसी एससी एसटी, ऐसा कैसा रहेगा, जनरल सीट कैटेगरी आपको नहीं दिखेगा, बाद में ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जब देखोगे तब भी ये चीज आएगी, तो ये ध्यान रखना, देयर इज नो जनरल सीट कैटेगरी, देयर इज ओनली ओपन सीट कैटेगरी, ठीक है। क्या फर्क है इसमें, हाँ ईडब्ल्यूएस, यस ईडब्ल्यूएस ऑल्सो, ओके, सो ईडब्ल्यूएस आएगा, तो ईडब्ल्यूएस इधर भी आएगा, ईडब्ल्यूएस इधर भी आएगा, यस ईडब्ल्यूएस इज ऑल्सो देयर। तो क्या फर्क है इसमें, देखो, अगर आपका स्टूडेंट, आपको ये पता है स्टूडेंट कैटेगरी, ठीक है, और जो सीट्स मिलती हैं उनकी भी एक कैटेगरी होती है, पहले मैं सीट कैटेगरी बता देता हूं और फिर मैं बताता हूं अलॉटमेंट कैसे होता है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर एकेडमिक प्रोग्राम अपन ने पढ़ लिया, अपन ने क्या बोला, 1000 एकेडमिक प्रोग्राम है, सब में लगभग 100 सीटें हैं, तो कोई भी एक एकेडमिक प्रोग्राम अपन ने पकड़ लिया, मान लो अपन ने पकड़ लिया, ठीक है, आईआईटी कानपुर केमिकल, ठीक है, या फिर अपन ने पकड़ लिया कुछ भी, ठीक है, एनआईटी नागपुर में इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, सीईटी का भी ले सकते हो, एक ही बात है, सेम तरीका फॉलो होता है, कुछ आरवी का मैकेनिकल, कुछ भी ले लो, एक एकेडमिक प्रोग्राम अपन ने पकड़ लिया जिसमें है लेट्स से 100 सीट्स, 100 सीटें मान लो उदाहरण के तौर पे, है ना, अब 100 सीटें हैं तो वो 100 सीट्स इन सब में डिवाइडेड है,
देर ऑल डिवाइडेड, ठीक है ना, बेस्ड ऑन जो भारत सरकार ने रिजर्वेशन रखा है। तो 100 में से सम सीट्स विल बी फॉर ओबीसी, ठीक है। तो मान लेते हैं 100 में से ओबीसी की है कुछ 27 सीट्स, ठीक है ना। अभी समझना पूरा, मैं बस उदाहरण के तौर पे नंबर्स ले रहा हूं, बाकी समझना कि क्या होगा आगे। सो ओबीसी की मान लो 27 सीट्स, ठीक है। एससी की है मान लो कुछ 15 सीट्स, ओके। एसटी है मान लो कुछ 8 सीट्स, आई थिंक 27.5, 15 एंड 7.5 है ना सर। एंड जनरल ईडब्ल्यूएस इज 10 मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, ऐसा है। नाउ दिस कम्स आउट टू बी कितना होता है, 60, 59.5 होता है वैसे, पर ठीक है 60। तो दिस इज 60, बाकी कितना बचा 40। तो दिस 40 इज इन ओपन, सॉरी दिस इज ओपन ईडब्ल्यूएस, ओके। तो अब समझो कि 100 सीटें तो हैं, पर 100 सीटें में सब लोग हर सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये नहीं कि यार 100 सीटें एक ना एक तो मेरे को मिली जाएगी, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। तो क्योंकि सब लोग हर सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी अपन समझते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी कौन लोग किस सीट के लिए एलिजिबल हैं। अगर जनरल कैटेगरी, जिसका भी जनरल कैटेगरी है, तो उनके लिए कौन सा कैटेगरी पूल, कौन सा सीट कैटेगरी पूल जो है वो नियुक्त किया गया है या वो मिलेगा, ओनली ओपन, ठीक है। तो ओनली ओपन वाली 40 सीटें जो है, इन 40 सीटों में ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ये 40 सीटें भर गई तो फिर आपको वो वाला प्रोग्राम, एकेडमिक प्रोग्राम नहीं मिलेगा, अगर उस एकेडमिक प्रोग्राम की 40 सीटें भर गई तो। अगर ओबीसी है, ठीक है, अगर ओबीसी है तो आपके लिए क्या क्या खुला हुआ है, ओपन एंड ओबीसी, बट ये दोनों तो खुले हुए हैं। पर जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो पहले अगर आपने कोई एकेडमिक प्रोग्राम भरा, आईआईटी कानपुर केमिकल भरा, ठीक है, आईआईटी का, और आपका ओबीसी कैटेगरी है, आपने आईआईटी कानपुर केमिकल भरा, तो पहले आपको चेक किया जाएगा कि वो सीट जो है वो कहां पे खाली है, ओपन, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन। तो पहले ही चेक किया जाएगा, अभी चेकिंग कैसे होती है उस पर बनाते हैं, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। पर पहले चेक किया जाएगा कि आपको ओपन में सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही, मतलब ओपन की जो 40 सीट है उसमें से बेस्ड ऑन योर रैंक मेरिट कोई सीट आपको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। अगर मिल पा रही है तो बढ़िया, मिल गई आपको सीट, ठीक है। नहीं मिल पा रही है देन फिर ओबीसी के 27 सीटों में देखा जाएगा कि ओबीसी की 27 सीटों में आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। और उसमें मिल गई तो ठीक है, उसमें भी नहीं मिली तो फिर दूसरा एकेडमिक प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा। तो ओबीसी वाले के लिए दोनों खुले में, पर पहले आपको ओपन में सीट मिलना की कोशिश, प्रयत्न रहेगा उसके सिस्टम के हिसाब से। अगर नहीं मिली तब आपको ओबीसी में मिलेगा। सेम चीज अब नीचे भी लागू होता है, ठीक है। एससी एसटी में भी आपके लिए क्या ओपन है, क्या चीजें खुली हुई हैं, ओपन और एससी। पहले आपको ओपन में देखा जाएगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर आपको देखा जाएगा एससी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले एसटी के लिए भी आपको ओपन में देखा जाएगा मिल रहा है कि मिल रहा है, फिर आपको एसटी में देखा जाएगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दिस इज हाउ सीट अलॉटमेंट इज डन बेस्ड ऑन द कैटेगरी, मतलब कौन कौन सी सीट्स आपके पास बेस्ड ऑन योर कैटेगरी अवेलेबल है। अब इनका चयन कैसे होता है, कैसे एक्चुअल चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट में डिपेंड करता है, वो हम अभी आगे देखते हैं। दिस इज जस्ट कैटेगरी बेस्ड, ताकि आपको समझ में आए कि कितनी सीटें आपके पास अवेलेबल है। चलिए ओके, बाकी एग्जैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा सीट मैट्रिक्स में। सीट मैट्रिक्स में एग्जैक्ट नंबर मिलेगा कि क्या कितना सीट्स किस डिपार्टमेंट के लिए है। चलिए ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू दिस। इस वाली चीज को हम आगे देखते हैं कि चॉइस फिलिंग होता कैसा है, ठीक है। इसको ओके, चलिए अब देखिए, अब ध्यान से समझना है। अब आपको जब आप पोर्टल खोलोगे तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग में बोलेगा। तो चॉइस फिलिंग में क्या करना होगा, हमने बोला 1000 एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, 1000 एकेडमिक प्रोग्राम्स में से आपको एक एक करके अपना सिलेक्शन या एक एक करके अपना प्रायोरिटी जो है चुनना पड़ेगा। सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे, वो पूछेगा कॉलेज कौन सा, तो कॉलेज आपको टाइप करना है, और उसमें फिर पूछेगा डिपार्टमेंट कौन सा, डिपार्टमेंट आपको टाइप करना है, फिर ऐड करना है। ऐड करोगे तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कौन सा डालना है, कॉलेज सेलेक्ट करो, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करो, ऐड करो, वो सेकंड वाले चॉइस पे आ जाएगा। थर्ड वाला कॉलेज सेलेक्ट करो, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करो, ऐड करो, वो आ जाएगा। ओके, सब में सेम प्रोसीजर है, सीईटी में हो, कॉमेड के में हो, जोसा में हो, सब में सेम ही है।
तो आपको एक एक करके ऐसे ऐड करते रहना है और थोड़ी थोड़ी देर में सेव करते रहना है, ठीक है, कि जो भी आपने चॉइस भरी वो सेव हो रही कि नहीं हो रही है, वो खुद ही बोल देगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद या 10 मिनट का जो भी टाइमर होता है उसमें उतने टाइम बाद वो खुद ही बोल देगा कि भाई सेव कर ले, चला जाएगा, ठीक है। तो सेव करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि बाद में बोल रहे हैं कि मैंने तो भरा था पता नहीं कहाँ उड़ गया, ठीक है, सीट नहीं मिला, ये सब बाद में नहीं बोलना है। तो सेव करते रहना है चीज़ों को। पर अब चीज़ें मिलेंगी कैसे, हमें अलॉटमेंट कैसा होगा। तो मान लो मेरा कुछ तो रैंक है, ठीक है, मान लो कुछ तो मेरा रैंक आया है ना, किसी में भी, ये सबके लिए सेम है, सीईटी हो चाहे मेंस हो एडवांस हो, सबके लिए सेम है। मान लो मेरा रैंक आया कुछ 25,000 है ना, 25,000 मेरा रैंक आया। अब मेरे को बहुत सारी चीज़ें भरनी है, बहुत सारे ऑप्शंस, 1000 में से मैं कितने भी भर सकता हूँ, ठीक है। पहली बात तो कोई लिमिट है क्या इसमें, है कोई लिमिट है क्या, नहीं, कुछ लिमिट नहीं है, 1000 में जितने चाहो भरो, ठीक है, एक भरना है एक भरो, 1000 भरना है 1000 भरो। हाँ, एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, इट इज फॉर IITs। एक और चीज जो मैं बता देता हूं यहां पे आपको, जो बार बार उसमें दिखेगा, दैट इज, एक जगह वो बोलेगा IIT, एक जगह वो बोलेगा NIT प्लस सिस्टम, है ना, ये समझना जरूरी है। बार बार वो बोलेगा या तो IIT या NIT प्लस सिस्टम। ये क्या होता है, NIT तो पता था, NIT प्लस क्या है, ठीक है। IIT मतलब IIT है कि नहीं, जो वो 23 IIT थे। NIT प्लस का मतलब बाकी सारे, NIT, IIIT, GFT है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, ये चीज समझना है आपको। IIT का फिलिंग के लिए जो भी 23 IIT के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, 1000 में से कुछ IIT होंगे, कुछ NIT के प्रोग्राम्स होंगे, कुछ इसके होंगे, कुछ उसके होंगे, सब मिला के अपने 1000 बोला है। तो 1000 में से जितने भी IIT के प्रोग्राम्स हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल कौन है, क्या भाई, क्या है, यस, इसके लिए आपका जेई एडवांस रैंक होना चाहिए, ठीक है, जेई एडवांस का रैंक आया होना चाहिए, कितना भी आया हो, आगे आया हो पीछे आया हो कुछ भी चलेगा, पर रैंक आया होना चाहिए, ठीक है। जेई एडवांस में आपका रैंक आया होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ क्या है, 75% बोर्ड्स में, ठीक है, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको पता ही होगा, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में 75%, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो जिन लोगों का ये है वो लोग IIT वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो भर सकते हैं उस चॉइस फिलिंग में। इसकी अगर बात करें, जो NIT, IIIT, GFT का है, ये कौन भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जेई मेंस का रैंक आया होना चाहिए, ठीक है, आगे आया हो पीछे आया हो कितना भी आया हो, रैंक आया होना चाहिए, ठीक है। प्लस अगेन ये तो सेम ही है, 75% इन बोर्ड्स। तो ये है एलिजिबिलिटी, ठीक है, इतना आया है तो भर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना आया तो मिल जाएगा, ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो भगवान के ऊपर है, ठीक है, भर सकते हैं, ठीक है, मिला नहीं मिला वो देखेंगे बाद में, ओके, ठीक है। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी। अब मान लो मेरा रैंक आया 25,000, ठीक है, और याद रखना IITs का अलॉटमेंट जो होगा वो कौन से रैंक के हिसाब से होगा, एडवांस के रैंक के हिसाब से होगा, और NIT प्लस में जितने भी हैं उनका अलॉटमेंट किसके हिसाब से होगा, जेई मेंस के रैंक के हिसाब से होगा, ठीक है। जेई मेंस के रैंक से IIT का अलॉटमेंट नहीं हो सकता है, और जेई एडवांस के रैंक से NITs का अलॉटमेंट नहीं हो सकता है। बाद में जो अपन ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख का वाला पॉइंट आएगा उसमें भी ये वाली चीज़ पे हम ध्यान देंगे। तो दोनों रैंक जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज़ किसके लिए है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख रहे हो तब भी। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये चॉइस फिलिंग हो कैसा रहा है भाई, काफ़ी रहस्यमय चीज़ है, चल क्या रहा है यहाँ पे। तो मान लो मेरा रैंक आया 25,000 किसी में भी, जो भी है मेंस एडवांस जो भी मान लो, ठीक है। अब होगा क्या, 25,000 में मैं बहुत सारे ऑप्शंस भरूंगा अपने मन से, अपनी इच्छा से, कितने भी भर सकते हैं, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे रख सकते हैं। तो मान लो मैंने बहुत सारे भरे, ठीक है, मान लो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में भरा कुछ भी, मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, ठीक है, कुछ भर दिया मैंने, ठीक है, IIT मद्रास में इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ओके, IIT मद्रास में इलेक्ट्रिकल मैंने फर्स्ट भर दिया, मान लो सेकंड मैंने कुछ भी भर दिया, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, IIT बॉम्बे में जो है मान लो भर दिया मैंने कुछ मैकेनिकल, ठीक है, थर्ड मैंने भर दिया, 3-4 मैं ले लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, कुछ IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस, ठीक है, IIT दिल्ली में कुछ एनर्जी,
ओके, तो ऐसे बहुत सारे मैंने एक के बाद एक के बाद भर दिए। मान लो मैंने 100 चॉइसेस भर दी, ठीक है, उदाहरण के तौर पे कितनी भी भर सकते हैं, पर मान लो 100 चॉइसेस मैंने भर दी, ठीक है, ऐसे एक एक करके प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 4 ऐसा। पर अब मिलेगा कैसे, होगा क्या? देखो मेरा रैंक कितना है, 25,000, ठीक है, तो क्या केवल मैंने भरा होगा क्या है? तो फिर किसने भरा होगा? सभी लोगों ने भरा होगा, ठीक है। हर विद्यार्थी यही काम कर रहा है और उसका काम है नहीं, घर बैठे बैठे यही करना है, ठीक है। तो सब लोग यही काम कर रहे हैं, सब लोग इसी में लगे, तो हर इंसान भर रहा है, जिसका रैंक बना है वो भी भर रहा है, रैंक 2 वाला भी भर रहा है, रैंक 3 वाला भी भर रहा है, सबको ही भर रहा है। तो होगा क्या, अलॉटमेंट होगा कैसे? चालू जो होगा प्रोसेस अलॉटमेंट का, चाहे सीईटी हो, कॉमेड के हो, नीट हो, जेई हो, सब में ऐसा ही होता है। चालू जो होगा वो होगा रैंक 1 से, ठीक है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उससे ये चीज चालू होगी, ठीक है। अब जो ऑल इंडिया रैंक 1 उसने भी ऐसे भरे होंगे, ठीक है, उसने भी ऐसे बहुत सारा भरा होगा, और ये दो चीजें साथ में चलेंगी, दो चीजें साथ में देखनी पड़ेंगी, रैंक और सीट मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक सीट मैट्रिक्स प्लस कैटेगरी। अब कैटेगरी वाली चीज में मैं जा नहीं रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो, पर ठीक है, रैंक सीट मैट्रिक्स दोनों साथ में चलेगा। तो रैंक 1 देखा जाएगा, रैंक 1 की फर्स्ट चॉइस क्या है, ठीक है, तो पहले वो चलेगा रैंक पे, और फिर एक रैंक के लिए वो चलेगा चॉइसेस प्रायोरिटी लिस्ट पे या चॉइस लिस्ट पे। रैंक 1 ने देखा जाएगा कि रैंक 1 ने क्या भरा है। मान लो रैंक 1 ने भी पहली प्रेफरेंस भरी है आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, मान लो, तो रैंक 1 ने पहली प्रेफरेंस मिली है आईआईटी, लिखी है आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, तो मिल जाएगा क्या उसको? है, मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा? हाँ, क्योंकि अभी सारी सीटें खाली हैं, है ना, ठीक है, सीट मैट्रिक्स की 100 सीटें सारी की सारी अभी खाली हैं। तो रैंक 1 को मिल गया भाई आईआईटी मद्रास में, मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल, ठीक है, हो गया। अब सीट मैट्रिक्स में क्या होगा? आईआईटी मद्रास की इलेक्ट्रिकल की एक सीट कम हो जाएगी, बाकी सबकी सारी सीटें वैसी वैसी है, पर उसकी 100 में से 99 सीट्स बची होंगे। फिर वो जाएगा रैंक 2 पे, ठीक है। सो जो रैंक 1 है उसको तो क्या मिल जाएगा? अपनी पहली चॉइस ही मिल जाएगी, ठीक है। तो रैंक 1 को ऐसे 100 चॉइस भरने की जरूरत नहीं है, उसको तो पहली चॉइस ही मिल जाएगी ना। फिर आए रैंक 2, उसने भी भरी है चॉइस, ठीक है, मान लो उसने भी पहला भरा आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो अब क्या होगा? उसको मिल जाएगा क्या? उसको मिल जाएगा, क्योंकि 100 सीटें हैं, ये तो दूसरा इंसान है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। चलिए, तो आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल इसको भी मिल जाएगा, अभी भी सीट खाली है, तो इसकी 2 सीटें भर गई आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल की, बाकी सबकी सारी सीटें भी खाली है। रैंक 3 आया, ठीक है, रैंक 3 ने बोला कि नहीं आईआईटी मद्रास में मजा नहीं आया मेरे को, ठीक है, वो बोला आईआईटी मद्रास में मजा नहीं आया, ठीक है, मैं तो दिल्ली जाऊंगा, नेतागिरी करूंगा, ठीक है, दिल्ली में नेतागिरी बहुत होती है ना, ठीक है, दिल्ली चलो, सुना कि नहीं सुना है? तो आईआईटी दिल्ली उसने भर दिया, आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस। तो अब क्या हो गया? आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस की सारी सीटें खाली है फिलहाल, तो अभी एक सीट वहां पे भर जाएगी। तो ऐसे ही सीटें भरती रहेंगी, और जो ऊपर वाले रैंक वाले हैं, जो तुम समझ पा रहे होगे, ऊपर वाले रैंक वाले हैं, उनको तो सबको क्या होता रहेगा? अपनी फर्स्ट चॉइस मिलती रहेगी, क्योंकि सारी सीटें अभी खाली है, हर डिपार्टमेंट में सीटें खाली है, तो उनको तो अपनी 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 फर्स्ट चॉइस मिलती जाएगी। पर जैसे सब आगे बढ़ेंगे, रैंक में नीचे जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? सीटें बढ़ती जाएंगी। अब मान लो यही करते 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 मैं रैंक 200 पे पहुंच गया, ठीक है, और मान लो 200 से पहले जो भी 199 लोग हैं, 199 में से 100 लोगों ने क्या कर दिया है? आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल भर दिया है, ठीक है। अगेन मैं ये कैटेगरी वाले इस पे नहीं जा रहा कि 100 हैं 40 हैं या कितने हैं, मान लेते हैं 199 में से 100 लोगों ने आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल भर दिया है, ठीक है। तो अब आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल क्या हो गया? भर गया। सो आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल 200 से पहले वाले, 200 रैंक से पहले तक आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल जो है, ऑल सीट्स फिल्ड। अब मान लो 200 रैंक वाले ने पहला भरा आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, तो उसको अपनी फर्स्ट चॉइस मिलेगी क्या? नहीं, अभी तक तो सबको अपनी फर्स्ट चॉइस मिल रही थी, इसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगी। जब फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगी तब वो कहां पे जाएगा? सेकेंड चॉइस पे जाएगा। अब सेकेंड चॉइस क्या? आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल। अब वो सेम चीज, वो सेम सिस्टम फिर से देखेगा कि आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल में सीट खाली है क्या? अगर आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल में सीट खाली है तो उसको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर अपन और नीचे गए, ये तो 200 रैंक की बात थी, ठीक है, अगर मैं गया 2000 रैंक पे,
अगर मैं गया 2000 रैंक पे, ठीक है, तो अभी क्या हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट की सारी सीटें भर गई हैं, है कि नहीं है? बहुत सारे डिपार्टमेंट की सारी सीटें भर चुकी हैं भाई। तो अभी देखा जाएगा सबसे पहले क्या भरा है, 2000 रैंक वाले ने सबसे पहले क्या भरा, मान लो IIT मद्रास इलेक्ट्रिकल, तो ये देखिएगा इसकी सीटें तो भर चुकी है भाई, तो ये नहीं मिल सकता है। अगला क्या भरा, IIT बॉम्बे मैकेनिकल, इसकी सीटें भर चुकी है, ये भी नहीं मिलेगा भाई। अगला क्या भरा, IIT कानपुर CS, इसकी भी सीटें भर चुकी है, ये भी नहीं मिलेगा। IIT दिल्ली एनर्जी, इसकी भी सीटें भर चुकी है, ये भी नहीं मिलेगा। तो फिर देखते जाएंगे कब तक सीटें भर चुकी है, और फिर जो भी आएगा जिसमें सीट खाली है वो वाला इस विद्यार्थी को अलॉट हो जाएगा। जितना ऊपर रैंक है यानी कि उतना आपको अपनी ऊपर वाली चॉइस मिल जाएगी, जितना नीचे रैंक है उतना आपको जो है आपकी नीचे वाली चॉइस मिलने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से सारा अलॉटमेंट जो है, इस तरह से चॉइस फिलिंग जो है की जाती है, और इस तरह से सीट अलॉटमेंट जो है वो हमें मिलता है। तो मेरी 25,000 रैंक है, मेरी 25,000 रैंक है, तो मेरे 100 चॉइसेस मैंने भरी हैं, तो हो सकता है मुझे बहुत पीछे वाला मिले, ठीक है, इसीलिए जितना ज्यादा हम चॉइसेस भरेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये है सीट अलॉटमेंट का तरीका। ओके, चलिए, तो इसमें किसी को कोई शंका, किसी को कोई दुविधा, किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा है अच्छे से? जोर से चलिए, बहुत बढ़िया, जोर दिखाना है। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग सीट अलॉटमेंट, ये हुई सीट अलॉटमेंट की कहानी। आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक इज, यस ये बहुत महत्वपूर्ण है, जोसा टाइमलाइन, है ना, जोसा टाइमलाइन की बात करते हैं। ये तो अभी हुआ अपना सीट कैसे मिलती है, पर अभी टाइमलाइन क्या होगा और कैसे कैसे हमें अलॉटमेंट होगा, कब कब अलॉटमेंट होगा, उसके शेड्यूल की बात करते हैं। तो जोसा टाइमलाइन एंड शेड्यूल, तो ये जोसा शेड्यूल जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, आपको ग्रुप पे भी मिल जाएगा, और यहाँ पे पर्चा भी प्रिंट आउट है। तो ये पर्चा प्रिंट आउट आप रखिए, अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक पेज का ये है, एक एक लेके आप पीछे दे दीजिए। ओके, चलिए, मिल गया सबको। चलिए, अब इसको देखते हैं कि कैसे इसका टाइमलाइन है, क्या है इसका शेड्यूल है, कैसे ये काम करता है भाई, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ओके, तो बोल रहा है ट्यूसडे 3 जून 2025, जो कि आज ही है ना। तो आज क्या हो रहा है, क्या बोला इसने, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर जोसा स्टार्ट्स, ठीक है। तो ये आज शुरू हो रहा है 5 बजे, ठीक है, आज 5 बजे इसकी शुरुआत हो गई है। अब आगे देखो, अब होगा क्या, अगली चीज जो सीधे है वो क्या है, मंडे 9 जून 2 बजे डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 1 बेस्ड ऑन चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट्स एज ऑन जून 8 2025 रात को 8 बजे तक। ये क्या है, तो 8 जून तक की समय क्या है, 8 जून तक जिसने भरा उसको मिलेगा, ऐसा एस्टिमेशन देगा, हैं सट्टेबाजी करेगा कि भाई तेरे को ये मिल सकता है, ऐसा है क्या। तो ये सब काम भी करने आ गए हैं, ये एस्टिमेट भी करने आ गए हैं क्या, कि तेरे को ये मिल सकता है, तेरे को वो मिल सकता है। तो अभी देखो क्या होगा, 3 तारीख को 5 बजे, यानी कि आज शाम 5 बजे ये रजिस्ट्रेशन एंड ये चॉइस फिलिंग चालू हो चुका है, ठीक है। तो आज अभी आप जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जिस तरह से अपन ने बोला
फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, जो भी आपकी भरना आप चालू कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो भरना आप चालू कर सकते हो अभी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आप किसी भी दिन चाहो जितना भर सकते हो, जितनी चॉइसेस आप चाहो भर सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है, संडे 8 जून रविवार, संडे 8 जून रविवार 8 बजे तक रात को जिसने जो भी भरा है, उस समय तक जिसने जो भी भरा है, ऐसा नहीं है कि उस समय तक ही भरना जरूरी है, पर उस समय तक जिसने जो भी भरा है, ये क्रूशियल डेट है, संडे 8 PM, यही वाला संडे कौन सा, 8 जून 8 PM तक जिसने जो भी भरा है उसके बेसिस पे कलेक्ट किया जाएगा कि जितने भी लोग थे भारत भर में जिन्होंने जोसा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है ना, तो मान लो 5 लाख लोगों ने जोसा पे रजिस्ट्रेशन किया, तो 5 लाख लोगों ने जोसा पे रजिस्ट्रेशन करके फिलिंग की। अब 5 लाख लोगों में से जितनों लोगों ने भी यहां तक इस डेट तक फिलिंग की है, उनमें किसको क्या क्या मिल रहा है बेस्ड ऑन दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर से अलॉटमेंट होगा। पर मान लो 5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, 5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, पर 5 लाख में से क्या सारे इस समय तक भर देंगे क्या? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, इतनी जल्दी भर के क्या करूंगा, अभी आराम से सोते हैं, बहुत दिन है, ठीक है ना, तो आराम से 1-2 दिन बचे होंगे तब कर लूंगा। तो इस समय तक सब लोग नहीं भरते हैं। मान लो 5 लाख में से 3 लाख लोगों ने चॉइस फिल की, 3 लाख लोगों ने चॉइस फिलिंग की इस समय तक, तो उन 3 लाख लोगों ने जो भी चॉइस फिलिंग की है और उनके रैंक के हिसाब से ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए उनको क्या मिल रहा है वो हमें पता लगेगा अगले दिन 9 जून 2 बजे। ठीक है, पर जिसने भी यहां तक भरा है उनके लिए, तो इनको कुछ एडिशनल फायदा हो जाएगा क्या जिसने पहले भर दिया है? ऐसा कुछ फायदा हो जाएगा क्या? नहीं, तो ये नहीं सोचना है। ठीक है, एक तो दिमाग में ये नहीं रखना है, कुछ लोगों के मन में ये भी शंका थी, ठीक है, कि यार मैं अगर लेट हो गया भरने में, आज चालू हो गया, ठीक है, तो मैंने अगर लेट भरा, 2 दिन बाद भरा, तो जो है लोग जो हैं उन्होंने पहले भर दिया होगा, सारी सीटें निकल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं चल रहा है, मूवी की टिकट थोड़ी है, ठीक है, कि भाई निकल गया, ऐसा नहीं है। तो अभी अपन देखेंगे फाइनल डेडलाइन डेट क्या है। फाइनल डेडलाइन डेट आएगा 12 जून, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप मार्क करके रखना, उस पर आते हैं अभी। 12 जून 5 बजे तक की फाइनल डेट है, उससे पहले आप कभी भी भरो। 3 जून आज है, 3 जून को भरो, 4 जून को भरो, 6 जून को भरो, 10 जून को भरो, 12 जून को भरो, फर्क ही नहीं पड़ता, कभी भी आप भरो फर्क नहीं पड़ता, पहले भरने का कोई फायदा नुकसान नहीं है। पर ये मॉक अलॉटमेंट फिर भी इसलिए किया जाता है ताकि अगर आपको पता लग जाए कि आपने कुछ भरने में गलती कर दी है, कुछ ऊपर नीचे करना है, नीचे वाली चीज़ों को ऊपर भर दिया, ऊपर वाली चीज़ों को नीचे भर दिया है, तो आप उसको सही कर सको, सुधार सको। ठीक है, तो ये चॉइस फिलिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जैसे आपको आगे समझ में आएगा, चाहे जोसा के लिए हो चाहे सीईटी के लिए हो। हर साल विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, भरते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, और फिर बाद में जो है दुखी होते हैं कि यार ये नहीं भरा, वो नहीं भरा, ये हो जाता, वो हो जाता। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपको आगे आगे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ये। पर जिसने भी 3 लाख, जितने भी लोगों ने यहाँ 8 जून 8 बजे तक भरा है, उनको मॉक अलॉटमेंट मिल जाएगा कि भाई अभी के हिसाब से तुम्हें क्या मिल रहा है। अब सेम चीज आगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है उसके बाद 11 जून को क्या बोल रहा है, डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 2 बेस्ड ऑन चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट्स एज ऑन जून 10 5 बजे। तो नेक्स्ट जो है फिर से 2 मॉक होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 मॉक होते हैं, दिस इज मॉक 1, दिस इज मॉक 1। एक मॉक 2 भी होगा जो कि कब तक होगा, मंगलवार 5 बजे तक, ट्यूसडे 10 जून 5 PM। तो ट्यूसडे 10 जून 5 PM तक जितने लोगों ने भरा है उनके बेसिस पे फिर से सेम तरह से अलॉटमेंट होगा, जो कि 11 जून को तुम्हें रिजल्ट दिखाएगा। कहां रिजल्ट दिखाएगा, किधर आएगा रिजल्ट, कि क्या मिला, हाँ उनकी साइट पे आएगा। ठीक है, उन्हीं वेबसाइट पे ही सब कुछ होगा, इधर उधर नहीं ढूंढना है। और अभी देखो यहां पे 3 लाख लोगों ने भर दिया था, तो यहां पे कितने लोग भर देंगे, थोड़े और ज्यादा। ठीक है ना, कुछ और लोग जाग जाएंगे जो सो रहे थे पहले, क्यों नहीं। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं 4 लाख लोगों ने इस डेट तक अभी भर दिया है। ठीक है, ये है 10 जून 5 बजे तक की कहानी। फिर अगली चीज जो है, अगला वाला जो है ना, उसको आप हाईलाइट कर लो, पेन से मार्क कर लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, थर्सडे 12 जून 5 बजे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग
फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा एंड्स ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। थर्सडे, गुरुवार का दिन, 12 जून, कितना है, 5 बजे, 5 बजे, चॉइस फिलिंग एंड्स। ठीक है, जो भी चॉइस फिलिंग करनी थी, जो भी ऊपर नीचे करना था, जो भी एडिशन करना था या डिलीट करना था, उसका अंत। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो मॉक राउंड 1 में आपको कुछ तो मिला, बेस्ड ऑन 3 लाख लोगों ने जो भरा था। मॉक राउंड 1 में आपको कुछ तो मिला। ठीक है, आपने 100 चॉइसेस भरी थी, 100 चॉइस में से आपको कुछ की कोई चॉइस मिल गई। मॉक राउंड 1 के बाद आप ऊपर नीचे कर सकते हो क्या? चॉइसेस को ऊपर नीचे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है, तभी तो मॉक राउंड है। तो ये मॉक राउंड है, तो इसके बाद इसमें मुझे कुछ तो मिला, ठीक है, तो उसके बाद मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं। और ये नहीं समझना है कि यार मॉक राउंड में जो मिल गया वही मिल गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। वहां पे लिखा होता है कि मॉक राउंड का रिजल्ट है ये, दिस इज जो है प्योरली फॉर जो है प्रैक्टिस पर्पसेस, वहां पे लिखा होता है। ये नहीं कि भाई इसी को मान लिया। और मॉक राउंड में जो आपको मिलेगा वो एक्चुअल फाइनल राउंड से बेहतर चॉइस मिलेगी या खराब चॉइस मिलेगी। मान लो 100 चॉइसेस आपने भरी और फर्स्ट मॉक राउंड में आपको अपनी 30th चॉइस, 30वीं चॉइस मिल गई, ठीक है, तो फिर फाइनल एक्चुअल जो होगा उसमें आपको 30th मिलेगी या 30th से बेहतर मिलेगी या 30th से खराब मिलेगी? 30th से खराब ही मिलेगी। क्यों? यस, क्योंकि पहले आधे लोग सो रहे थे, तो मॉक राउंड 1 में लोगों ने भरा ही नहीं है। आपसे ऊपर रैंक वाले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भरा ही नहीं है, और उन्होंने भरा नहीं है तो आपको ऊपर वाला चॉइस मिल गया। मॉक राउंड 2 में थोड़े और ज्यादा लोगों ने भर दिया तो आपको थोड़ा और पीछे मिलेगा। मॉक राउंड 3 में, या नॉट मॉक राउंड 3, फाइनल राउंड में जो आएगा आगे, उसमें सब लोगों ने भर दिया, 5 लाख के 5 लाख ने, तो आपसे आगे वाले और बढ़ गए, सीटें और भर जाएंगी, आपको और पीछे मिलेगा। तो इसलिए मॉक राउंड 1 के बाद खुशी नहीं मनानी है। ठीक है, क्या मैं तो सोच ही नहीं रहा था ये मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया, मजा आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं मॉक राउंड 1 के बाद मिठाइयाँ बांट रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं करना है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। थर्सडे 12 जून 5 बजे चॉइस फिलिंग एंड्स, समाप्त। जो भी हमें करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऊपर नीचे, वो इससे पहले करना है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। और इसको स्कूल कॉलेज नहीं समझना है, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा लेट हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा था, ठीक है, थोड़ा सो गया, ठीक है, फ़ोन कर रहे हैं कि भाई एक्सटेंड कर दो 2 घंटा, ठीक है, कल दे दूंगा, ठीक है, ये सब कुछ ही नहीं चलता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वहाँ पे कि ये जो टाइमलाइन है, ये जो शेड्यूल है, इसको पूरा फॉलो किया जाएगा, इसमें कोई भी ऊपर नीचे फेरबदल नहीं होगा। तो दिस इज द लास्ट। जो भी हमारा काम है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण, जो भी हमारा काम है, हमारा काम क्या है? क्या है हमारा काम? चॉइस फिलिंग करना है। और उससे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? रिसर्च, शोध, अपने रैंक के हिसाब से, उस पर आते हैं अभी अपन। अपने रैंक के हिसाब से, मेरे रैंक के हिसाब से मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, किसको ऊपर रखूं, किसके नीचे रखूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये करने के लिए, जोसा के लिए हमारे पास कितना समय है? केवल 9 दिन, ठीक है। इसीलिए सेशन थोड़ा जल्दी रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले अपने को ये सब करने का। केवल 9 दिन है, 9 दिन में हमें सारा रिसर्च करना है कि इस कॉलेज में क्या है, क्या मेरे लिए जो मेरे प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से क्या चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, क्या चीज़ मुझे ख़राब लग रही है, किसको मुझे ऊपर रखना है, किसको मुझे नीचे रखना है, वो सब कुछ हमें इससे पहले खत्म करना है। इसके बाद हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बाद वो अलॉटमेंट चलता रहेगा, उस पर अपन बात करते हैं, पर इसके बाद अपन कुछ ही नहीं कर सकते। इसके बाद हमें बस देखना है, ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा होगी उस हिसाब से हमें चीज़ें मिलती रहेंगी, पर हमारा काम यहीं तक है। तो इसलिए अगले 9 दिन थोड़ा सा सतर्क रहना है, घूमने फिरने नहीं जाना है ज़्यादा, ठीक है। ये 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दिन जो भी चेंजेस करना है वो करना है, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया। अच्छा, यहां पे लिखा है ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, ये क्या है भाई? हाँ, देखो क्या होता है, आप सेव तो करते रहो, चॉइसेस आप रोज भरो थोड़े थोड़े, ठीक है। कल से आपने चालू किया, कल आपने 10 भरी, फिर एक दिन बाद आपने और 10 भरी, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन बैठ के सारी भरूंगा, ठीक है, रोज थोड़े थोड़े भर सकते हो, रोज 10-10 आप भर रहे हो, सेव करते रहो, वो सेव होता रहेगा, ठीक है। फाइनली जब आपने सारी भर दी जितनी आपको भरनी थी, 100 भरनी थी, 200 भरनी थी, जितनी आपको भरनी थी वो भर दी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? लॉक, ठीक है। आफ्टर ऑल चॉइसेस फिल्ड,
जितनी भी भरनी थी वो कर दी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लॉक। ठीक है, लॉक की भाई मुझे और नहीं भरनी। पर देखो ये लॉक को समझना, ये लॉक करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये लॉक करना रिकमेंडेड भी नहीं है। ठीक है, क्या होता है, अगर मान लो आपने 11 तारीख को लॉक कर दिया, 11 तारीख को आपको लगा 12 जून फाइनल है, 12 जून के बाद तो कुछ नहीं होता है, 11 तारीख को आपको लगा कि भाई हो गया, जो मेरे को करना था मैंने कर लिया, लॉक कर देते हैं। अगर आपने लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद आप कोई भी फेर बदल, कोई भी बदलाव, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आफ्टर लॉकिंग नो चेंजेस कैन बी डन। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी में लॉक नहीं करना है। ठीक है ना, तो आराम से पूरा समय लो, जल्दबाजी में लॉक करने का कोई फायदा नहीं है, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर उसके बाद तुम्हें चेंजेस करने हैं तो उनको अनलॉक करना पड़ता है, अनलॉक करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उस झंझट में अपने को नहीं पड़ना है। ठीक है, उनको कॉल वॉल करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा कि भाई अनलॉक कर दो, विनती करनी पड़ेगी, फिर उनका मन हुआ तो कर देंगे। ठीक है, फिर अनलॉक करने के बाद आप चेंज कर पाओगे। तो ये सब झंझट में अपने को पड़ना ही नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में लॉक मत करो। अगर आपको लॉक करना है, ठीक है, तो फिर 5 बजे की डेडलाइन है, 4:55 पे लॉक कर देना। ठीक है, अगर लॉक नहीं किया, क्या जगना जरूरी है क्या 12 तारीख को? 12 तारीख को 5 बजे, शाम को 5 बजे से पहले लॉक करने के लिए जगना जरूरी है क्या? अगर आपने लॉक नहीं किया तो क्या होगा? ऑटो लॉक हो जाएगा। भाई वो बता रहा है, ओनली थिंग इज आपने सेव किए होने चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि सेव करना है। ठीक है, सेव करते रहो। अगर आपने 12 तारीख 5 बजे तक 100 चॉइसेस भरी हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। 100 चॉइसेस आपने सेव करी हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। 200 चॉइसेस सेव करी हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। जो सेव नहीं की वो लॉक नहीं होगी, जो सेव की है वो अपने आप लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लॉक करने की जल्दबाजी में नहीं रहना है, उसको ऑटो लॉक होने दो, वही बेहतर है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया 12 जून। ठीक है, अभी मजा आएगा। ये तो हमारा काम खत्म, 12 जून तक हमने फिलिंग कर दी। अब क्या होगा है? ठीक है, हाँ, अब देखते हैं क्या होगा। अब पता लगेगा कि यार मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आगे देखो, 13 जून रिकंसाइलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन वैलिडेशन बाय द जोसा। ठीक है, मतलब अपना अपना काम कर रहे हैं वो। ठीक है, जोसा अपना कुछ जो है काम कर रहा है यहाँ पे। सैटरडे 14 जून सुबह 10 बजे सीट अलोकेशन राउंड 1। इसमें पता लगेगा कि किसको क्या मिला। राउंड 1, दिस ओनली राउंड 1, अभी चलता रहेगा खेल। ठीक है, किसको क्या मिला, कि आपको अपना कौन सा चॉइस मिला या नहीं मिला, बेस्ड ऑन योर रैंक, ये प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, 14 जून से 18 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरीज। ठीक है, 18 जून 5 बजे बोल रहा है लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट फॉर राउंड 1। 19 जून 5 बजे बोल रहा है, या 20 जून 5 बजे बोल रहा है लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी राउंड 1। तो अब राउंड 1 की बात करते हैं भाई। ये सब काम हो गया, हमने हमारी 100 चॉइसेस भर दी, मान लेते हैं। ठीक है, तुम अपना अपना अनुभव देखो कि भाई मैंने 100 चॉइसेस भर दी, अब क्या होगा। अब बात करते हैं राउंड 1 की। हमने हमारी 100 चॉइसेस भर दी, अब क्या होगा। राउंड 1 में ऐसा अलॉटमेंट होगा। ठीक है, ऐसा अलॉटमेंट हुआ, हमारी रैंक, हमारी कैटेगरी के हिसाब से ऐसा अलॉटमेंट हुआ। और फिर क्या होगा, नतीजा जो आएगा वो क्या होगा, क्या हो सकता है नतीजा? 2 चीजें हो सकती है ना। क्या 2 चीजें हो सकती है? है ना, दिमाग का प्रयोग नहीं करना था। हमने 100 चॉइसेस भरी, तो उन 100 में से या तो सीट मिलेगी या तो सीट नहीं मिलेगी, है ना, यही हो सकता है ना बस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सीट मिल भी रही है और नहीं भी मिल रही है, क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? चलिए, तो राउंड 1 में 2 ही चीजें, या तो सीट मिली या तो सीट नहीं मिली। अगर सीट नहीं मिला, जिसको भी, मान लो हमारा रैंक पीछे है, जो भी है, ठीक है, अगर सीट नहीं मिला तब क्या करना है? तो जीवन में मजे ही मजे, कुछ ही नहीं करना। ठीक है, नहीं मिल रही है सीट तो बहुत बढ़िया भाई, कुछ नहीं करना है। सीधे आपको क्या होगा, सीधे आपको राउंड 2 में एंट्री मिलेगी, कोई मेहनत नहीं करनी, सीधे एंट्री, सीधे सिलेक्शन। ठीक है ना। जिसको मिल रहा है उसके लिए बहुत मेहनत है, वो ऐसे आसानी से राउंड 2 में नहीं जाएगा, पर जिसको नहीं मिला उसको फ्री एंट्री। ठीक है, तो ये तो बढ़िया भाई। ओके, तो सीट नहीं मिला उसको राउंड 2 में सीधे जाना, कुछ नहीं करना उसको, अप्लाई वापस एप्लीकेशन कुछ नहीं करना है, वापस चॉइस फिलिंग कुछ नहीं करना है, सब सेव्ड रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सीधे राउंड 2 में। जिसको सीट मिला, जिसको भी सीट मिला,
ठीक है, अब सीट मिला में फर्क नहीं पड़ता कि आपका फर्स्ट चॉइस है, आपका 10th चॉइस है कि आपका लास्ट चॉइस है। ठीक है, आप सीट मिला की कैटेगरी में ही आते हो। ठीक है, अगर सीट मिला तब क्या करना है? ऐसा नहीं है भाई, अभी ना सीट अगर मिला तो 3 चीजें करनी है। सीट जिसको भी मिला तो 3 चीजें करनी है, ध्यान से सुनना है ना। वो बोलेगा वहां पे कि आपको ये सीट मिला है और आपको 3 चीजें करनी है, ध्यान देना 3 चीजें। पहली चीज, सबसे पहली क्या करना है? हैं? फ्रीज कर देंगे पहली चीज जो है वो देना है फीस। ठीक है, मतलब मैं 3 चीजें बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसी ऑर्डर में करना है, आप ऊपर नीचे ऑर्डर में भी कर सकते हो, फीस बाद में भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि ये ऑर्डर में करना है, पर ये तीनों चीजें करनी है। तो पहली चीज जो है वो है फीस। ठीक है ना, फीस देनी पड़ेगी भाई, फ्री में सीट नहीं मिल रही है। ठीक है, पैसा लगता है। ठीक है ना, तो फीस देनी पड़ेगी। इसको बोला जाता है सीट एक्सेप्टेंस फीस। ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा इसलिए नाम बता रहा हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, सीट एक्सेप्टेंस फीस या साफ, ये बोला जाता है इसको। ये सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देना पड़ेगा। कितना रहता है ये फीस? ये अभी 5,000 कम कर दिया है। ठीक है ना, जनता के भलाई के लिए 5,000 कम कर दिया है। पिछले साल होता था ये, पिछले साल तक होता था 35,000, अभी हो गया ये 30,000, है कि नहीं? ठीक है, सरकार का काफी अच्छा नियम, जनता को ध्यान में रखते हुए 30,000, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कर दी गई है। चलिए, अब ये 30,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये अगर सीट मिला है तो ये नहीं बोलना है कि ये तो मैंने ऐसे ही भर दिया था, ये मेरे को चाहिए थोड़ी। ठीक है, ये तो मेरा लास्ट चॉइस था, मेरे को तो ऊपर वाले चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाले मिलेंगे तब फीस दूंगा, अभी नहीं दूंगा। ठीक है, ये सब नहीं करना है। ठीक है ना, आपको अगर सीट मिला है तो आपको फीस देना ही पड़ेगा, चाहे आपको ऊपर वाला मिला हो चाहे आपको नीचे वाला मिला हो। अगर आपको नीचे का चॉइस वाला मिला है तो आगे के राउंड में शायद आपको ऊपर वाला मिल जाए। ठीक है, इस भरोसे पे कायम रहना है। ये नहीं बोलना कि फर्स्ट राउंड में मेरे को तो फर्स्ट चॉइस चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो जो आपको रैंक के हिसाब से मिलेगा वो मिलेगा, हो सकता है नहीं भी मिले, नहीं मिले तो ठीक ही है, पर अगर मिल गया तो भाई फीस देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इसमें कोई और दूसरा तरीका नहीं है, फीस आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने फीस नहीं दिया तो क्या होगा? अगर आपने फीस नहीं दिया तो क्या किया जाएगा? हाँ, आपको जोसा के जो भी ये सिस्टम है उससे निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, बेशर्मी से इग्नोर कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, आगे के किसी भी राउंड के लिए आपको नहीं लिया जाएगा, तो इसीलिए ये पे करना जरूरी है। ठीक है, तो इफ नॉट पेड तो एग्जिट फ्रॉम जोसा, वो निकाल देंगे, ऐसा है, तो देना पड़ता है भाई। हाँ, पहली चीज ये हो गई, इसको देना है भाई। दूसरी चीज और क्या करना है? हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड। यस, डॉक्यूमेंट अपलोड भाई जरूरी है। कागजात, कागजात देने पड़ेंगे कि वो देखना चाहते हैं कि कोई फर्जी वाला करके तो नहीं आ गया इधर। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वहां पे वो बोलेगा, खैर, पर फिर भी एक बार बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है भाई। सबसे पहले देखो, पहली चीज जो चाहिए उनको, वो चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ये पता करने के लिए कि भाई कहीं ओवर एज इंसान तो नहीं है ये। ठीक है ना, कहीं फर्जी वाला करके नहीं आ गया, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ क्या होता है? हाँ, तो या तो आपका एसएसएलसी 10th मार्कशीट भी चल जाएगा, वो रहता ही है हमारा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, या फिर आपका आधार भी चल जाएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी कर दो। 10th मार्कशीट या आधार, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? क्वालिफिकेशन। हमने बोला था ना क्या चाहिए? 75%। तो वो देखना चाहते हैं कि 75% है कि नहीं है। 12th मार्कशीट। ठीक है, 12th मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, 12th मार्कशीट डालना पड़ेगा। ओके, और क्या चाहिए? जेई मेंस एडमिट कार्ड, है ना, जेई मेन का एडमिट कार्ड भी वो पूछ सकता है। एक बार देख लेना पूछता है कि नहीं पूछता है, लिखा हुआ तो है पर्चे उनके रूल्स में, जेई मेंस एडमिट कार्ड। चौथी चीज
बैंक अकाउंट का पासबुक की फोटो, ठीक है, पासबुक की फोटो या क्रॉस चेक की फोटो भी चलेगी। पर ये क्यों मांग रहा है? बाकी तो अब तो ठीक था। पासबुक का क्या करेगा वो? हैं? पासबुक का क्या करेगा हमारे? हाँ, पैसा मिलेगा बाद में, ठीक है, अभी देखेंगे आगे, बाद में पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो पैसा किस अकाउंट में जाएगा, उसके लिए पासबुक चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, ये भी एक जरूरी चीज़ है सबके लिए, कंपलसरी मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, कुछ नहीं करना है, उसको डाउनलोड करके भर के अपलोड करना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ये क्यों चाहिए भाई? हाँ, ये देखने के लिए कि कहीं कोई मरीज तो नहीं आ गए हैं, ठीक है, मरीजों को एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये देखने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट। और एक आखिरी चीज, कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिन जिन लोगों का भी कैटेगरी है, जिन जिन लोगों का भी ओबीसी हो रहा है या ईडब्ल्यूएस हो रहा है या जो भी आ रहा है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में एक चीज ध्यान रखना भाई, जिन लोगों का भी है जनरल के अलावा कुछ भी, इट शुड बी इशूड आफ्टर April 1, 2025। जो उसमें इशू डेट रहेगी कैटेगरी सर्टिफिकेट में, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। वो नहीं है तो आप नया बनवा लो जिसमें जो है इशू डेट इसके हिसाब से रहे, ठीक है। तो वो नया बनवाना पड़ेगा अगर इससे पहले का है तो, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि अभी ये इसमें तो 15 दिन है हमारे पास। तो देख लेना जिसका भी कैटेगरी है कि आपका डेट क्या है, अगर इससे पहले का है April 1, 2025 तो नया बनवाना है, ठीक है। ओके, ये डॉक्यूमेंट अपलोड काम है। फीस हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। तीसरा और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, तीसरी चीज, थर्ड थिंग जो करनी है सीट मिले वाले को, वो क्या है? तीसरी चीज और क्या बचा है? सीट, फीस दे दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, और क्या करेंगे? हैं? उनको बोलना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे सीट चाहिए कि नहीं? यस। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जीवन का। अभी हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 चॉइसेस मिलेंगी, जिनको बोला जाता है, जिनको वो लोग बोलते हैं फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड, है ना, बड़े बड़े नाम दिया, फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड। इन तीनों में से कोई एक चुनना है, चुनना ही पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक चुनना है, नहीं चुनोगे तो अगेन वो निकाल देंगे। इन तीनों में से कोई एक चुनना है। इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझते हैं, बहुत जरूरी है ये। इसमें अगर गड़बड़ कर दी तो फिर तो गड़बड़ हुई है। इसका मतलब क्या है? फ्रीज, फ्रीज का मतलब क्या है? हाँ, फ्रीज, जमा दिया है, ठीक है, जमा दिया है। फ्रीज का मतलब क्या है? जमाना। ओके, जमाने का मतलब क्या है? यस, कि जो हमें मिला, जो भी चॉइस हमें मिला, हमें वही चाहिए। मान लेते हैं हमने कितनी सीट्स भरी? 100 चॉइसेस भरी, और मान लो 100 चॉइसेस में से, ठीक है, अपने को कोई मिल गई। अभी उदाहरण के तौर पे समझते हैं ताकि अपने को अच्छे समझ में आएगा। 100 चॉइसेस में से मान लेते हैं अपने को कौन सी चॉइस मिल गई? कौन सी चॉइस मिल गई? ओके, मान लेते हैं अपने को 21st चॉइस मिल गई, मान लेते हैं, है ना। क्या मैडम ऐसे क्यों मुंह ना रही है? तो मान लेते हैं अपने को 21वीं चॉइस मिल गई। तो अगर 21वीं चॉइस मिल गई, अपन ने फ्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या है? फ्रीज का मतलब मेरे को यही सीट चाहिए, मेरे को यही सीट चाहिए, और यही सीट चाहिए। तो फिर बस आपको वो सीट मिल गई, 21st वाला, 21 वाला जो भी है वो आपको मिल गया। और फिर क्या होगा? फिर ये तो क्योंकि राउंड 1 था केवल, फिर क्या होगा? फिर राउंड 2 में क्या मिलेगा? फिर इसमें ये मिल गया तो कुछ नहीं मिलेगा। देन यू विल एग्जिट फ्रॉम द प्रोसेस, ठीक है। तो फ्रीज का मतलब है सीट फिक्स, मेरे को वही सीट चाहिए जो 21st मिला, 21वां मिला, वही सीट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए ऊपर वाला। देन यू विल एग्जिट फ्रॉम प्रोसेस। जो हमारा प्रोसेस है काउंसलिंग का, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, उनमें आप भाग नहीं लोगे। ये है, अगर आपने फ्रीज किया तो उसका मतलब ये है, ठीक है। अगर आपको अपना अच्छा ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूं, पहले फ्लोट और स्लाइड बताना पड़ेगा। तो दैट इज फ्रीज। फ्रीज का मतलब जमा दिया है, यही चाहिए, एग्जिट फ्रॉम प्रोसेस। ओके, अगर आपने चुना फ्लोट, इसका मतलब क्या है? फ्लोट, हाँ, तो फ्लोट मतलब तैर रहा है, ठीक है, तैर रहा है। तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब अभी तो 21वां मिला है, फर्स्ट राउंड में 21वां मिला है, पर सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ राउंड में क्या पता और बेहतर ऊपर वाले मिल जाए, है ना? ओके, तो फ्लोट का मतलब मैं आगे वाले राउंड में जाऊंगा, इसके आगे जो भी राउंड्स हैं उसमें मैं जाऊंगा। अगर आगे वाले राउंड में मुझे इससे बेहतर कुछ मिला, 20th मिला, 19th मिला, 15 चॉइस मिला, 10th चॉइस मिला, फर्स्ट चॉइस मिल गया, तो वो मिल जाएगा, तो वो अच्छा है। अगर ऊपर वाला नहीं मिला तो क्या होगा? तो ये रहेगा, ठीक है ना? तो इससे नीचे तो नहीं गिर सकता अपन, 100 चॉइस भरी थी, 21 से नीचे तो नहीं गिर सकता अपन। अगर फ्लोट किया तो इससे ऊपर अगर मिलता है आगे वाले राउंड में तो बढ़िया है, वो मिलेगा। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर खत्म, तो फिर यही रहेगा हमारे पास, ठीक है? तो फ्लोट मतलब ऊपर वाले सारे ऑप्शंस ओपन है, ऊपर वाले मतलब 21st के ऊपर वाले सारे ऑप्शंस में ट्राई कर रहे हैं अपन। नहीं मिला तो ठीक है, यही रहेगा, पर अदरवाइज ऊपर वाले सारे ऑप्शंस में हम ट्राई कर रहे हैं। ओके, फ्रीज हो गया, फ्लोट हो गया, पर अब ये स्लाइड क्या नहीं चाहिए? स्लाइड ये क्या होता है? फिसल रहा है? स्लाइड ये क्या है? हाँ, स्लाइड का मतलब अब देखो, ये थोड़ा सा नया है। स्लाइड का मतलब पहले ये नहीं होता था, ये ऑप्शन अभी कुछ साल पहले जोड़ा है। 21st चॉइस आपको मिला, इससे ऊपर 20 है। फ्लोट का मतलब तो इसके ऊपर जो 20 है सब में मेरे को कोई भी मिल जाए मैं उसको ले लूंगा, अदरवाइज ये तो है ही। स्लाइड का मतलब 21st जो मिला मेरे को, मान लो मेरे को 21st जो मिला वो मिला कुछ भी, उदाहरण के तौर पे 21st जो है मेरे को मिल गया NIT नागपुर में केमिकल, मान लेना, ठीक है? NIT नागपुर में केमिकल, ये है मेरा 21st चॉइस, और ये मान लो मिल गया, है ना? अगर हमने स्लाइड किया, इसका मतलब क्या है? अब जो ऊपर के 20 ऑप्शन है, ऊपर के जो 20 हमने भरे हैं, उनमें वो तो सारे कॉलेजेस के होंगे, उनमें NIT नागपुर भी कुछ होगा, उनमें कुछ जो है NIT सूरतकल भी होगा, उसमें कुछ NIT वारंगल भी होगा, IIT भी होगा, सब कुछ होंगे। पर जो ऊपर के 20 वाले चॉइसेस हैं उसमें से NIT नागपुर मैंने कितनों में भरा है? मान लो ऊपर के 20 चॉइसेस में मान लो मैंने 3 NIT नागपुर के और भरे, ठीक है? मान लो मैंने कुछ NIT नागपुर का CS भी भरा है, इससे ऊपर NIT नागपुर का मैकेनिकल भी भरा है, इससे ऊपर NIT नागपुर का इलेक्ट्रिकल भी भरा है, इससे ऊपर मान लो। तो अगर मैंने स्लाइड किया तो स्लाइड करने का मतलब है मुझे NIT नागपुर यही कॉलेज ही चाहिए या यही कॉलेज ही मिलेगा। तो इससे ऊपर के जो 20 ऑप्शंस हैं उसमें से 3 जो NIT नागपुर वाले हैं वो अगर मुझे मिलते हैं नेक्स्ट राउंड्स में तब तो हम उसमें जाएंगे, अगर वो नहीं मिलते हैं तो यही 21st चॉइस जो है NIT नागपुर केमिकल यही रहेगा। यानी कि वो जो बाकी के 17 चॉइसेस थे जो NIT नागपुर नहीं थे पर हमने इससे ऊपर भरे थे, उनको हमने हटा दिया, उनको हमने कैंसिल कर दिया कि वो मुझे नहीं चाहिए। तो फ्लोट का मतलब ऊपर वाले सारे ऑप्शंस में ट्राई करूंगा, पर कौन है ये? स्लाइड का मतलब ओनली सेम कॉलेज, केवल जो सेम कॉलेज में ऊपर वाले हैं, NIT नागपुर में ऊपर वाले जो हैं उनमें ट्राई करेंगे। ये है फ्लोट और स्लाइड में फर्क। तो फ्लोट में हमने सारे ऑप्शंस अपने लिए ओपन रखे हैं ऊपर वाले, स्लाइड में हमने केवल सेम कॉलेज वाले ऑप्शंस हमारे लिए ओपन रखे हैं, ठीक है? पर अभी तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे मन में, विद्यार्थियों के मन में एक शंका आ रही होगी, विद्यार्थियों के मन में एक दुविधा, एक डाउट जाग रहा होगा, है? क्या डाउट जाग रहा है? क्या सवाल उठ रहा है? क्या सवाल उठ रहा है मन में? क्यों भाई ओजस, क्या सवाल उठ रहा है मन में? कुछ नहीं उठ रहा है? क्या सवाल उठ रहा है? किसी का सवाल नहीं उठ रहा है? हाँ प्रथम, जोर से बोल। ओके, प्रथम बोल रहा है, तो फिर अगर ऐसा है तो स्लाइड करने का फायदा क्या है ना? क्योंकि फ्लोट में हमारे पास सारे के सारे 20 ऑप्शंस अवेलेबल है, और स्लाइड में तो मैंने खुद ही के ऑप्शंस कम कर लिए, केवल सेम कॉलेज वाले 3 ऑप्शंस ही अवेलेबल है, ठीक है? तो फिर स्लाइड करने का फायदा क्या है? सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो बात तो सही है, पर स्लाइड करने का फायदा क्या है और ये ऑप्शन दिया क्यों है, ये एक बार चॉइस फिलिंग करके ये आ जाएगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि जब विद्यार्थी चॉइस फिलिंग करते हैं तो विद्यार्थी चॉइस फिलिंग सही से करते थोड़ी हैं, ठीक है? और फिर चॉइस फिलिंग करते सही से नहीं है, फिर उनको राउंड 1 राउंड 2 में कुछ मिलता है,
तब उनको थोड़ी अक्ल आती है और तब उन्हें पता लगता है कि यार हाँ थोड़ी बहुत मैंने शायद गड़बड़ कर दी है, तो अब स्लाइड ऑप्शन शायद बेहतर रहेगा फ्लोट से भी। उदाहरण के तौर पे आप भर रहे हो, ठीक है, आप भर रहे हो और आपको 21st चॉइस मिला। 21st चॉइस है आईआईटी कानपुर में कुछ तो ब्रांच, ठीक है, जो कि आपको मिल गया। और फिर मिलने के बाद आपने इस चीज पे नजर डाला कि मेरे को आईआईटी कानपुर वाला 21st चॉइस में कुछ तो मिल गया है, पर उससे ऊपर मैं आईआईटी भुवनेश्वर में कुछ तो रख के बैठा हूं। 15वीं चॉइस पे मैंने आईआईटी भुवनेश्वर रखा है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान चॉइस फिलिंग के समय पे रखना चाहिए था, पर विद्यार्थी यही तो नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर उनकी जो है अंतरात्मा जागती है और फिर वो सोचते हैं कि यार आईआईटी कानपुर मिल गया है पहले राउंड में, अब अगर मैंने फ्लोट किया तो हो सकता है ऊपर आईआईटी भुवनेश्वर मिल जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर आईआईटी भुवनेश्वर वाले ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं तो फिर फ्लोट हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्लोट में वो रिस्क हमेशा रहेगा, ठीक है। इसीलिए फिर वो स्लाइड करेंगे कि आईआईटी कानपुर में ही कुछ ना कुछ और मिले, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसीलिए स्लाइड कभी कभी काम आ जाता है। अच्छा, तो ये थी भाई 3 चीजें जो हमें करनी है। क्या था वापस? फीस भरना है 30,000 रुपए का, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है बहुत सारे, और फ्रीज फ्लोट स्लाइड ऑप्शन चुनना है। दिस इज राउंड 1। समझ में आ गया क्या यहां तक अच्छे से? हाँ सर। शाबाश। एक बार हमने ये कर दिया। ये सब करने के लिए आपको 4 दिन मिलेंगे, 14 तारीख से 18 तारीख तक ये करना है, बहुत समय, 4 दिन मिलेंगे। फिर क्या होगा? एक और महत्वपूर्ण चीज लिखी है, 20 जून पे देखो, लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी राउंड 1। क्या होता है? एक बार आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, फिर वो क्या करते हैं? उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि डॉक्यूमेंट सही तो है, कहीं कोई फर्जी वाला तो नहीं किया इसमें। अगर उनको कुछ फर्जी वाला लगा तो फिर वहां पे वो क्वेरी डालते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इस डॉक्यूमेंट को वापस अपलोड करो, ठीक है। तो वो क्वेरीज आपको देखते रहनी है। एक बार आपने सारा अपलोड कर दिया है तो वो वेरीफाई करेंगे। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहां पे आपको दिखा देगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, या इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन वहां पे आ जाएगा। पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे वो नोटिफिकेशन दिखाएगा कि ये वाले में प्रॉब्लम है और ये वाले को रीअपलोड करो इस डॉक्यूमेंट को, ऐसे दिखाएगा वहां पे। और वो पोर्टल के अंदर ही दिखाएगा, ठीक है। आपको अलग से कॉल नहीं आएगा, ठीक है, कि भाई कॉल करके बताओ मेरे को। इसीलिए 14 जून से 18 जून तक में सतर्क रहना है। ये नहीं कि 14 जून में राउंड 1 में मिल गया मेरे को, अब मेरे को क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं, मिल गया मेरे को, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए मैंने, हो गया मेरा काम। ये नहीं करना है, सतर्क रहना है, बार बार पोर्टल देखते रहना है कि कोई क्वेरी रेज तो नहीं हो गई, मेरा कोई डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे तो नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे है वहां पे लिखा होगा वो डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर दो। 20 तारीख 5 जून से पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट में परेशानी है, वैसे तो आती नहीं है, पर अगर परेशानी है तो उसको वापस रिस्पॉन्ड करो या रीअपलोड करो। वो अगर रीअपलोड नहीं किया तो फिर से क्या होगा? फिर से निकाल देंगे, ठीक है। निकालने के बड़ी जल्दी में रहते हैं लोग, ठीक है, बहाने चाहिए इनको निकालने के। चलिए ओके, तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है भाई। चलिए, ये हो गया राउंड 1 समाप्त, ठीक है। राउंड 1 हुआ अभी तो, ठीक है, अभी तो बहुत, ठीक है, बहुत लंबा सफर है आगे। अब क्या होगा? ठीक है, राउंड 1 हो गया। अब उसके बाद ये सीधे राउंड 2 पे जाएगा। 21 जून को आ रहा भाई सीट एलोकेशन राउंड 2, ठीक है। अब क्या होगा? क्या राउंड 1 के बाद वापस सीटें भरनी है क्या कुछ अपने को? नहीं, चाह के भी नहीं भर सकते। ये नहीं कि यार राउंड 1 में तो मैंने 100 ही भरी, कुछ मिला ही नहीं, अब भर देता हूं, और अब नहीं भर सकते, ठीक है। इसलिए पहले से ही 12 तारीख बोला था, 12 तारीख में जितनी भरनी है भर लो, बाद में नहीं भरे जब भर पाओगे, ठीक है। तो राउंड 1 के बाद जागना नहीं है, कुछ बदलाव नहीं हो सकता 12 तारीख के बाद। ओके, अपन पहुंच चुके हैं 21 जून पे। 21 जून होगा सीट अलोकेशन राउंड 2 भाई, ठीक है। तो सीट अलोकेशन राउंड 2 अगेन वो होगा सेम चीज, राउंड 2 में मिलेगा कुछ ना कुछ वही तरीके से मिलेगा। फिर से क्या होगा राउंड 2 के बाद? फिर से 2 ऑप्शन है ना, फिर से 2 ऑप्शन है, या तो नहीं मिलेगा या मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिला, राउंड 1 में भी नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, तो क्या करना है? फिर से कुछ नहीं करना है, जीवन में मजे ही मजे। राउंड 3 में सीधी एंट्री। जिसको नहीं मिल रहा है उसका जीवन काफी सुखी है, ठीक है। अगर मिल गया, अच्छा, मिलने वाले में भी 2 कैटेगरी होंगी। जिनको सीट मिला राउंड 2 में उसमें भी 2 कैटेगरी होगी। कौन सी 2 कैटेगरी होंगी? जिनको राउंड 1 में नहीं मिला था पर राउंड 2 में मिल गया, ऐसे भी हो सकता है। और जिनको राउंड 1 में मिला था और राउंड 2 में फिर से मिल गया, ऐसा भी हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है,
राउंड 1 में मिला और राउंड 2 में फिर से मिल गया, हाँ तो वो तो होगा ही ना। राउंड 1 में मिला है तो राउंड 2 में कुछ तो मिलेगा ही, ठीक है। तो 2 कैटेगरी हैं। तो अभी जिनको राउंड 1 में नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, और राउंड 2 में मिल गया, कुछ तो मिल गया, उनको क्या करना है? सेम प्रोसेस, फीस भरनी है क्योंकि उन्होंने पहले तो भरी नहीं थी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है क्योंकि पहले तो किए नहीं थे, और फ्रीज फ्लोट साइड करना है क्योंकि पहले तो किया नहीं था उन्होंने। तो उनको, उनके लिए ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उनको तो करना है। जिन लोगों को पहले मिला था, लेट्स से 21st चॉइस मिला था फर्स्ट राउंड में, और अभी 18th चॉइस सेकंड राउंड में, मान लेते हैं 18th 18वां चॉइस मिल गया, थोड़ा ऊपर हो गया, फ्लोट किया था मान लो, फ्लोट ही करेंगे मैक्सिमम लोग, 18th चॉइस मिल गया, उनके लिए क्या? उनको क्या करना है? फिर से फीस देनी है क्या? है नहीं, ठीक है। फीस केवल एक बार देनी है, और वो एक बार कब होगा? जब आपको पहली बार सीट मिल रही है। जब तक आपको सीट नहीं मिल रही है तब तक आपको ये तीनों काम करना ही नहीं है। जब आपको फर्स्ट टाइम सीट मिली, चाहे वो राउंड 1 हो कि राउंड 2 हो कि राउंड 6 हो, फर्स्ट टाइम जब आपको सीट मिली, तब आपको, केवल तब आपको ये फीस देनी है 30,000 की, और केवल तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जिसको फर्स्ट राउंड में 21 मिला, 21st चॉइस मिला, और सेकंड राउंड में 18 चॉइस मिला, उसको वापस फीस नहीं देनी है, उसने दे दी है। उसको वापस डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, उसने कर दिया है। पर ये उसको करना है कि नहीं करना है? ये उसको फिर से करना है। ये काम है जो आपको हर बार करना है, जब जब आपको सीट मिल रही है, ये काम आपको हर बार करना है। तो राउंड 1 में आपने फ्लोट किया था, राउंड 2 में आपको फिर से वो पूछेगा, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है। मजे की बात, वो पूछेगा है ही नहीं। अगर फर्स्ट राउंड में तुमने क्या किया था? फ्लोट किया था, तो सेकंड राउंड में वो तुमसे पूछेगा नहीं। फर्स्ट राउंड में वो खुद से पूछेगा क्या करना है भाई, सेकंड राउंड में वो आके पूछेगा नहीं। अगर तुमने फर्स्ट राउंड में फ्लोट किया था, सेकंड राउंड में बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट पे ही रहेगा। अगर फर्स्ट राउंड में तुमने स्लाइड किया था, सेकंड राउंड में वो बाय डिफॉल्ट स्लाइड पे ही रहेगा। अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें जाके उसमें, वहां पे ऑप्शन में देख के जाके चेंज करना पड़ेगा, जो कर सकते हैं। पर अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो फ्लोट का फ्लोट ही रहेगा, स्लाइड का स्लाइड ही रहेगा। ऐसा होता है। एक और चीज चेंज करने के लिए, तो अपन चेंज कर सकते हैं क्या? फर्स्ट राउंड में मान लो फ्लोट कर दिया, ठीक है, 21वां चॉइस मिला था, फर्स्ट राउंड में फ्लोट किया, 21वां चॉइस मिला था। अभी सेकेंड राउंड में 18वां मिल गया, 18th चॉइस मिल गया, चेंज कर सकते हैं क्या हम लोग? फ्लोट से चेंज कर सकते हैं क्या? यस। तो अभी यहां पे भी थोड़ा ध्यान देना, अगर हमने फ्रीज चुन लिया था पहले ही, तब तो क्या हो गया था? तब तो एग्जिट फ्रॉम प्रोसेस, कुछ ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं भाई फर्स्ट राउंड में फ्रीज कर लिया, सेकंड राउंड में फ्लोट कर लूंगा, ठीक है, सेकंड राउंड में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्रीज मतलब एग्जिट हो गया, कुछ ही नहीं कर सकते। अगर फ्लोट किया फर्स्ट राउंड में, तो इन लेटर राउंड, इन सेकंड राउंड, इन थर्ड राउंड, इन फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, इट कैन बी चेंज्ड टू, वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट पे रहेगा, पर इट कैन बी चेंज्ड टू क्या? स्लाइड या फ्रीज, है ना। मान लो सेकंड राउंड में 18 चॉइस मिला और वो 18 पसंद आ गया, ठीक है, अच्छा लगा, तो उसको फ्रीज कर सकते हो सेकंड राउंड में। या फिर कॉलेज पसंद आ गया कि यही कॉलेज जाना है, ठीक है, कॉलेज अच्छा लग गया, तो उसको स्लाइड कर सकते हो सेकंड राउंड में। तो फ्लोट कैन बी चेंज टू स्लाइड एंड फ्रीज इन द नेक्स्ट राउंड। अगर मैंने स्लाइड किया फर्स्ट राउंड में, तो फिर क्या होगा? इट कैन बी ओनली चेंज टू फ्रीज इन द नेक्स्ट राउंड, नॉट टू फ्लोट, ठीक है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि पहले तो मैं तो जोश जोश में स्लाइड कर दिया, फिर सोच रहा है कि यार अपलोड कर लेता हूं, ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो फ्लोट से स्लाइड कर सकते हो, स्लाइड से बस फ्रीज कर सकते हो, फ्लोट नहीं कर सकते। एक बार स्लाइड कर दिया, आपका कॉलेज फिक्स हो गया, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये था इसके बारे में। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट वो सेम ऑप्शन पे रहेगा, अब चेंज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको वापस नहीं करनी है। चलिए, अब क्या होगा? सेम चीज रिपीट होती जाएगी भाई। सेकेंड राउंड में ये हुआ, जिसको नहीं मिली वो थर्ड राउंड में पहुंच गया, जिसको मिला उसने ये सब कर दिया। फिर सेम चीज होगी, फिर से क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना है। अगर क्वेरीज आ रही हैं, डॉक्यूमेंट में खराबी है, तो क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर दो, ठीक है। फिर जाते हैं राउंड 3 पे। बोल रहा है ये 28 जून सीट अलोकेशन राउंड 3 हुआ। फिर राउंड 3 में क्या होगा? सेम चीज, अब सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब तुम समझ गए हो कि सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा।
नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं करना, अपने आप से अगले राउंड में जाते रहेंगे। मिल गया तो ये काम करने हैं, ठीक है, ये काम तो हर बार देखना है, ये दोनों केवल फर्स्ट टाइम करना है। तो यही चीज चलती रहेगी, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 एंड राउंड 6। टोटल 6 राउंड होते हैं। राउंड 6 इज द लास्ट राउंड, है ना। अभी सी सैप का मैं बताता हूं बाद में, पर पहले यहां पे ध्यान दो, राउंड 6 इज द लास्ट राउंड। उस पे आ जाओ, 16 जुलाई पे आ जाओ सीधे, बाकी वही सब चीजें चलती आ रही है, सेम रिपीट हो रहा है। 16 जुलाई पे आ जाओ। फाइनल राउंड फॉर आईआईटीज राउंड 6, सीट लोकेशन राउंड 6, फाइनल राउंड फॉर आईआईटीज। ऐसे ही ये चीज चलती रहेगी, राउंड 6 विल बी द फाइनल राउंड। तो आप लोग सब लोग फ्लोट करते जाइए, राउंड 6 तक बने रहना है, राउंड 6 तक फ्लोट करते रहना है, क्योंकि राउंड 1 में मिलने की चांसेस कम है, ठीक है, या ऊपर वाले मिलने के चांसेस बहुत कम है। धीरे धीरे जैसे आगे जाओगे राउंड 6 में मिलने की चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होगा, चांसेस बढ़ क्यों जाएगी अपनी, हैं? वही मिलेगा तो वो लेके एग्जिट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग जिनको राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में सीट मिला है, वो लोग अपना सीट छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, विड्रॉ कर लेते हैं, उस विड्रॉल का भी आते हैं अभी, पर वो लोग सीट छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों सीट छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों भाग जाता है सीट छोड़ के, ठीक है, या तो किसी को सीट पसंद नहीं आ रही, ठीक है, मिल गई उसको आईआईटी में, एनआईटी में, पर उसको पसंद नहीं आ रही, ठीक है, उसको कुछ ड्रॉप करना है या कुछ और, या फिर उसको कोई और कॉलेज जाना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी करते हैं जिनका रैंक तो बहुत ऊपर ऊपर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, एडवांस में 100 रैंक या 200 रैंक के अंदर है, पर उनको रिसर्च में जाना है। तो रिसर्च में जाना है तो वो जाते हैं आईएससी में, ठीक है, और दूसरे कॉलेजेस में फॉर रिसर्च, तो फिर वो इस प्रोसेस से एग्जिट ले लेते हैं। तो राउंड 1 में तो सब बढ़ते हैं, इसलिए राउंड 1 में आपको नीचे वाला ही मिलेगा अपना, या नहीं मिलेगा। पर जैसे से आप आगे जाओगे वैसे वैसे लोग, जिन लोगों को कंटिन्यू नहीं करना है, वो एग्जिट करते जाएंगे, तो सीट्स खाली होती जाएंगी, तो आपको मिलती रहेंगे, ठीक है, ऐसा है। ऑल राइट, ठीक है। सो राउंड 6 इज द फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर आईआईटीज। इसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग, यही सब अगेन सेम चीज होगी, ठीक है। तो राउंड 6 में अगेन सेम चीज, राउंड 6 में पहुंच गए, राउंड 6 में फिर से यही दो चीज होंगी। अगर आपको सीट मिल गया तो वही चीज करनी है, फीस देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अगर पहले नहीं किया था तो, और फीस फ्लोट साइड करना है। अच्छा, राउंड 6 में ये फ्रीज फ्लोट साइड का ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि आखिरी राउंड है भाई। तो राउंड 6 में जो मिला वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। हाँ, जिंदगी भर चलता थोड़ी रहेगा कि भाई और राउंड चाहिए मेरे को, ठीक है, और फ्लोट करूंगा मैं, ठीक है, ये सब नहीं। राउंड 6 में जो भी आपको मिला, फर्स्ट चॉइस हो, 10th चॉइस हो, 100th चॉइस हो, वो फ्रीज अपने आप ही होगा। नहीं मिला तो फिर नहीं मिला, दैट इज द लास्ट राउंड। इस राउंड के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो राउंड 6 में फीस भरो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो अगर पहले नहीं किया था तो, और ऑटोमेटिक फ्रीज होगा। तो ये है जिनको मिला। फिर जिनको नहीं मिला उनके लिए क्या, राउंड 6 में जिनको नहीं मिला, या किसी भी राउंड में नहीं मिला, राउंड 1 2 3 4 5 6 किसी में भी नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या फिर दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन फॉर आईआईटीज। यहां पे लिखा है साफ साफ, आईआईटीज के लिए आखिरी राउंड है। अगर राउंड 6 में आईआईटी में नहीं मिला तो उसके बाद आईआईटी के लिए कोई और राउंड नहीं है, ठीक है। पर एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटी प्लस क्या था भाई, बाकी सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, बाकी जितने भी कॉलेज बच रहे हैं, उनके लिए अभी भी राउंड्स बचे हुए हैं, जिनकी अपन बात करेंगे अभी, ठीक है, उनके लिए अभी भी बाकी हैं। तो अभी हम बात करते हैं उनकी, ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पे लास्ट में अगर आप देखोगे तो लिखा है 16 जुलाई टू 22 जुलाई, एकदम लास्ट वाला कॉलम देखिए, लास्ट वाला वो देखिए, फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम ओनली इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट। ये तो विड्रॉल का बोल रहा है, अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉल कॉरेस्पॉन्स। फिर 23 जुलाई से 27 जुलाई बोल रहा है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन फीस। अच्छा, इसका बताता हूँ हाँ मैं, और विजिट सीसैप वेबसाइट दिस हाँ ठीक है, ये पीएफ का भी बताना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी देखो, अभी वापस हम टाइमलाइन पे जाते हैं, वापस टाइमलाइन पे जाते हैं और वापस टाइमलाइन पे जाके समझते हैं कि क्या हुआ, क्या करना है, ठीक है। तो इस टाइमलाइन पे हम वापस गौर करें तो 22 जुलाई तक जो है, 22 जुलाई पे आईआईटी एडमिशन, आईआईटी का जो एडमिशन है एंड्स,
ठीक है, आप थोड़ा आगे ले लीजिए सर, थोड़ा आगे, इजीली दिख जाएगा। दिख रहा है ना सर? ठीक है। आईआईटी का एडमिशन एंड्स 22 जुलाई को। 22 जुलाई के बाद आईआईटी का कुछ नहीं होगा। जुलाई लास्ट वीक में 29-30 जुलाई तक क्लासेस भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पर उसके बाद एनआईटी प्लस के सिस्टम के लिए अभी भी खेल बचा है। क्या होगा? फॉर एनआईटी प्लस, अगर आपको एनआईटी प्लस में सीट मिला तो भी बताते हैं क्या होगा, सीट नहीं मिला तो भी क्या होगा, ठीक है। एनआईटी प्लस अगर आपको सीट मिला है, मान लो आपको राउंड 6 में एनआईटी में सीट मिला है, कोई भी एनआईटी में, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एनआईटी प्लस में अगर आपको सीट मिला आफ्टर 22 जुलाई, तो क्या करना पड़ेगा? देयर इज अनदर फीस, अभी एक और देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पार्शियल एडमिशन फीस, पीएफ करके, ये देना पड़ेगा पार्शियल एडमिशन फीस एनआईटी प्लस सिस्टम में, ठीक है। 6th राउंड के बाद अगर सीट मिला है तो, किसी भी एनआईटी में कुछ भी सीट मिला तो। और ये कितना फीस रहेगा भाई? ये कितना रहेगा? 45,000, ठीक है। तो ये था पहले 40,000, अभी क्या कर दिया उन्होंने? 5,000 बढ़ा दिया है, ठीक है। हमें लग रहा था कि सरकार जो है उसने जनता के भले के लिए बहुत काम किए हैं, ठीक है। ऐसा हम सोच रहे थे कि सरकार ने 35,000 से 30,000 कर दिया है, पर वो बस आंखों का धोखा था, ठीक है। क्योंकि 5,000 इधर कम किए पर 5,000 इधर बढ़ा दिए, तो जनता की आंखों में धूल झोंकी गई है। चलिए, ओके। तो ये पार्शियल एडमिशन फीस है 45,000, ये आपको भरना पड़ेगा। अगर सीट मिला तो, नहीं मिला तो देखिए क्या होता है, नहीं मिला तो नहीं भरना, ये आपको फीस भरना है। पर आपके मन में अभी एक शंका जाग रही होगी, ठीक है, पेरेंट्स के मन में, कि ये तो बहुत सारी फीस मांग रहे हैं। 30,000 पहले मांग ली, 45,000 अभी मांग ली, 75,000 हो गया। फिर कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज के 8 सेमेस्टर होते हैं, उनकी फीस अलग होगी क्या? ऐसा कुछ होगा क्या? इतनी फीस मांग रहे हैं क्या? है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो 30,000 है और ये जो 45,000 है, कितना हुआ? 75,000। 75,000 में 5,000 जो फीस है, 5,000 डालो, वो 5,000 जाएगी जोसा के पास, ठीक है ना। जोसा उससे अपना खर्चा चलाएगा 5,000 से। बाकी 70,000 किधर जाएगा? जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है 6th राउंड में, जिस कॉलेज में भी आपको सीट मिली है। सीट नहीं मिली तब तो आपने फीस दी नहीं, जब तक सीट नहीं मिली तब तक कोई फीस नहीं दी है। पर जहां पे भी आपने फीस, जहां पे भी आपने सीट मिली है, वो 70,000, 5,000 बस आपके एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है जो जोसा को जा रहा है। बाकी 70,000 सेमेस्टर की, जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है मान लो 80,000, तो 70,000 इधर से हो जाएगा, आपको बस 10,000 और देना है, ऐसा है, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, ये पार्शियल एडमिशन फीस देना है 45,000, और उसके बाद आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है। कॉलेज अलग, कॉलेज का अलग अलग टाइम होता है, वो आपको बता देंगे। अगर सीट मिला तो, अगर सीट नहीं मिला, आईआईटी में भी नहीं मिला, एनआईटी में भी नहीं मिला, किसी भी राउंड में नहीं मिला, या कि इन सब में से किसी में भी नहीं मिला 6 के 6 राउंड में, तब क्या होता है? तब क्या करेंगे? देयर इज वन मोर थिंग जो मैं जल्दी से बता देता हूं, दैट इज CSAT, ठीक है। So CSAT. Now let's see what is the CSAT. ठीक है, अब देखते हैं ये CSAT जो है वो क्या है। What is the CSAT? ये तो हम समझ गए, जोसा के 6 राउंड, और 6 राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो सारी जानकारी हम समझ चुके हैं। बट व्हाट अबाउट द CSAT? ये CSAT क्या है, इसकी किसी को जानकारी? क्या ये? हाँ, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉट राउंड या स्पेशल राउंड्स। CSAT होता है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, है ना, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। और ये क्या करता है, जो भी सीटें खाली रह गई, 6th राउंड के बाद बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, आईआईटीज में तो नहीं होती हैं खैर, पर एनआईटीज प्लस सिस्टम में बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि राउंड 5 तक जिसको एनआईटी मिला था, हो सकता है राउंड 6 में उसको आईआईटी मिल जाए, और हो सकता है राउंड 6 में आईआईटी मिल जाए उसको, तो राउंड 6 में एनआईटीज की सीट खाली रह जाती हैं। या फिर अगर राउंड 6 में आपको एनआईटी मिला और आपने पार्शियल एडमिशन फीस ये 45,000 नहीं भरा, तो क्या होगा? फिर से निकाल देंगे,
और फिर से निकाल देंगे तो आपकी सीट खाली हो जाएगी, जो कि समाज सेवा करते हुए सीसैब में बाकी लोगों को मिलेगी। तो ये 45,000 देना जरूरी है जिसको भी सीट मिली है एनआईटी प्लस सिस्टम में, याद रखना। अगर आपने सीट नहीं भरी, फीस नहीं दिया, तो सीट खाली हो जाएगा। तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये सीसैब क्या करता है, जो भी एनआईटी में सीट खाली, एनआईटी जो है एम्प्टी सीट्स, जो भी एनआईटी प्लस सिस्टम में एम्प्टी सीट्स हैं उनको भरता है। इसके क्या होते हैं, 2 राउंड्स होते हैं। इसके बाद वो जो लिखा है 23 to 27 जुलाई लास्ट वीक में होगा, इसके 2 राउंड होते हैं। जो भी सीट बच गई उनको ये भरता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन ने तो पहले 100 चॉइसेस भरी थी ना, वो क्या फिर से भरनी पड़ेंगी क्या, या वही ले लेगा वहीं से मांग लेगा वो, हैं क्या होगा। हमने तो भरा था ना जोसा में, हैं तो उनको मांग लेना चाहिए ना जोसा से, हम क्यों भरे वापस ठीक है, तो हमें ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो सीसैब में जाके जो लोग भी ये करना चाहते हैं, इसके बारे में बाद में वापस पूछ लेना, पर जो लोग भी करना चाहते हैं सीसैब में वापस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑन सीसैब साइट, ये करना पड़ेगा। अगेन चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, और अब आप चॉइसेस ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। जोसा में आपने कुछ भी चॉइसेस भरी हो, सीसैब में नए तौर पे चॉइसेस भरेंगे, कितनी भी चॉइसेस भर सकते हो, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, नए तौर पे चॉइसेस होंगे, और फिर से अलॉटमेंट होगा बेस्ड ऑन एम्प्टी सीट्स। ये होता है सीसैब का खेल। दे विल ऑल्सो डिस्प्ले द एम्प्टी सीट्स। ये 22 जुलाई के बाद होगा, 22 जुलाई के सब बाद होगा, तब उनको पता लगेगा कितनी सीट्स एम्प्टी है। जैसे जोसा का सीट मैट्रिक्स आता है, वैसे सीसैब का भी सीट मैट्रिक्स या एम्प्टी सीट्स का मैट्रिक्स आएगा कि कितनी कितनी एम्प्टी सीट्स हैं, ये आएगा सीसैब की साइट पे। ठीक है, पर जोसा और सीसैब एकदम अलग है। जोसा की साइट पे सीसैब की जानकारी नहीं मिलेगी, वो सीसैब की साइट पे ही मिलेगी। जोसा का काम 22 जुलाई पे खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग सीसैब। एक और जो मैं इसमें चीज बता देता हूं, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। आपको ये तो पर्चा संभाल के रखना ही है, बहुत काम आएगा। इसके अलावा एक और चीज जो काम आएगी, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, जिसको लिखते हैं OR CR। OR मतलब ओपनिंग रैंक, CR मतलब क्लोजिंग रैंक। ठीक है, सेम चीज सीईटी में भी लागू होता है। इसका आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक भेज देंगे आपको, जेई का अलग लिंक भेज देंगे, सीईटी का अलग लिंक भेज देंगे। इसमें क्या होता है, पिछले सालों में जब ऐसे ही काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था, तो कौन से कॉलेज का, कौन सा डिपार्टमेंट का सीट कितने रैंक पे खुला था, कितने रैंक पे बंद हुआ था, वो आपको मिल जाएगा। दिस इज वेरी क्रूशियल। इसी से आपको सारा आइडिया लगेगा कि मेरे को क्या मिल सकता है, मेरे को क्या नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि अभी आप अंधेरे में होगे कि मेरे को मेरा रैंक तो पता है, पर इस रैंक पे मिलता क्या है, कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, कि क्या है, वो चीज सारी जानकारी आपको इससे मिलेगी। तो इसका आपको लिंक भेज दिया जाएगा। इसमें आप देखिए 2023 और 2024। ठीक है, बरसों पुराने नहीं देखने, केवल पिछले 2 सालों का देखो, क्योंकि सीट्स मोरलेस सेम ही होंगी। ठीक है, तो 2023 और 2024 का देखो। इसको जब देखोगे ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज जिसका तुम्हें ध्यान देना है, दैट इज, उसमें वो पूछेगा कौन सा राउंड सबसे पहले। ठीक है, राउंड, तो राउंड नंबर कौन सा, 6th राउंड का देखना। फर्स्ट राउंड का मत देखने लग जाना, कोई फायदा नहीं है। 6th राउंड में अगर पिछली बार मिला है तो मिल सकता है इस बार भी। फर्स्ट राउंड का देख के कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो 6th राउंड का देखो। फिर वो ईयर पूछेगा, तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना। 2023 का भी एक लिस्ट बनानी है तुम्हें, 2024 का एक लिस्ट बनानी है तुम्हें। ठीक है, ये विद्यार्थियों का काम है। अगली चीज जो करनी है तुम्हें, दैट इज, वो पूछेगा कॉलेज। उसमें तुम ऑल भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर भी कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रांच ऑल भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड कैटेगरी। ठीक है, तो उसमें कैटेगरी में तुम अपना डाल दो जो भी है। अगेन जनरल वनरल नहीं आएगा, ओपन, SC ST EWS ऐसा आएगा। ठीक है, तो अपना कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी है तो ओबीसी डाल सकते हो, ओपन डालना है तो ओपन डाल सकते हो, जो भी तुम्हारा कैटेगरी के है उस हिसाब से तुम उस कैटेगरी का देख सकते हो। ध्यान देना, जो रैंक्स वो दिखाएगा दैट विल ऑलवेज बी कैटेगरी रैंक्स। ठीक है, वो ऑल इंडिया रैंक नहीं दिखाएगा। अगर आपका जो है जनरल कैटेगरी में है तो वैसे भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई अलग से कैटेगरी रैंक नहीं आएगा। पर अगर आपका ओबीसी है, EWS है, कुछ भी है,
तो जो वहां पे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में रैंक लिखा होगा दैट विल ऑलवेज बी कैटेगरी रैंक। ये हमेशा कैटेगरी रैंक होता है। तो ये नहीं कि ऑल इंडिया रैंक देख के फिर कंपेयर कर रहे हैं, कैटेगरी रैंक देखना है और उसके हिसाब से देखना है क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, याद रखना। ठीक है, और इसमें इतना ही है बस। ठीक है, और तो ज़्यादा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, एक और चीज़ जो इसी से रिलेटेड फाइनली, दैट इज रिजर्वेशन एंड कोटा। रिजर्वेशन कोटा सिस्टम, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। रिजर्वेशन की स्पेलिंग भूल गया हूं मैं, हाँ आती है। ठीक है सर, रिजर्वेशन, इस पे थोड़ा ध्यान देना। 3 तरह के रिजर्वेशन है भाई, 3 तरह के रिजर्वेशन है। कौन सा 3 तरह के रिजर्वेशन है जो इसमें भी तुम्हें मदद मिलेगी, या ये ध्यान से देखना है। पहला कौन सा, कैटेगरी रिजर्वेशन, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो सब। ये तो सबको समझ में आ गया है ना, ये तो अपने डिटेल में बात कर लिया। इस कैटेगरी के हिसाब से आपको देखना है, ये समझ में आ गया। दूसरी तरह की रिजर्वेशन, दूसरी चीज जो होती है दैट इज स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। इस पे ध्यान देना आप, खासकर एनआईटीज के लिए, एनआईटी प्लस के लिए। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी अभी क्या होता है, फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, मतलब वो सारे एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज होती है। क्या होता है, 50% सीट्स फॉर होम स्टेट। 50% जो स्टेट वाले हैं उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, फॉर होम स्टेट, इसको लिखते हैं एचएस। ये एचएस शब्दावली इंपॉर्टेंट है, यहां पे अभी बताऊंगा, यहां पे एचएस ही लिखा होता है। 50% सीट्स फॉर एचएस, बाकी 50% किधर, किसका, फॉर अदर स्टेट। इट इज नॉट ओपन। ये नहीं कि भाई 50% जो कर्नाटका की सीट्स है वो तो रिजर्व है ही मेरे लिए, जो बाकी है उसमें भी मिल जाएगा मेरे को, ये नहीं करना है। 50% अगर स्टेट का है तो 50% फॉर कर्नाटका पीपल एंड 50% फॉर अदर पीपल। जो कर्नाटका के लिए है उसमें बाकी लोग नहीं आ सकते, जो बाकियों के लिए है उसमें कर्नाटका वाले नहीं जा सकते। ये याद रखना है, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, नीट जैसा हिसाब किताब नहीं है इसका। तो 50% फॉर होम स्टेट, 50% फॉर अदर स्टेट। तो ये केवल एनआईटी प्लस के लिए है। ठीक है, जब आप एनआईटी प्लस का ओआरसीआर देखोगे वहां पे हर कॉलेज और ब्रांच के लिए जब ओपनिंग क्लोजिंग रैंक लिखा होगा ना, तो 2 चीजें मेंशन होगी, बल्कि 3 चीजें मेंशन होगी। पहली चीज मेंशन होगी कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए देख रहे हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। दूसरा एचएस या ओएस, होम स्टेट के लिए देख रहे हो कि अदर स्टेट के लिए देख रहे हो। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। जनरल में भी आएगा एचएस, फिर जनरल ओएस, ओबीसी एचएस, ओबीसी ओएस, एससी एचएस, एससी ओएस, एसटी एचएस, एसटी ओएस, सब दिखाएगा, इसलिए ध्यान से देखना है। ठीक है, तो जनरल ओबीसी तुम्हें पता ही है। एचएस ओएस में से अपने को कौन सा देखना है, एचएस देखना है कि ओएस देखना है, ओएस बाहर गया ना बन। ठीक है, एचएस देखना है कि ओएस देखना है। अगर तुम एनआईटी सूरतकल का देख रहे हो, ठीक है, अगर ओनली फॉर एनआईटी सूरतकल एंड ट्रिपल आईटी धारवाड़, ट्रिपल आईटी के लिए भी लागू होता है। सो ओनली फॉर एनआईटी सूरतकल या ट्रिपल आईटी धारवाड़ का अगर तुम देख रहे हो अपनी क्लोजिंग रैंक, जो कि देखेंगे अपन, तो फिर तुम्हें कौन सा वाला रैंक देखना है, एचएस वाला देखना है, क्योंकि होम स्टेट है ना। अगर बाकी किसी का भी देख रहे हो, एनआईटी नागपुर का देख रहे हो, सूरत का देख रहे हो, वारंगल का देख रहे हो, कैलिकट का देख रहे हो, तो फिर कौन सा देखना है, यस, ऑल अदर्स में अपने को ओएस देखना है। तो इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए, तो इसलिए अपने को फायदा होता है होम स्टेट का फॉर एनआईटी सूरतकल। बट दिस इज ओनली फॉर एनआईटी प्लस। व्हाट अबाउट आईआईटी, आईआईटी के लिए क्या होगा, उसमें भी होम स्टेट वगैरह मिलता है क्या कुछ, आईआईटी धारवाड़ में मिल जाएगी क्या 50% सीट अपने को, नहीं। फॉर आईआईटी ऐसा कोई एचएसओएस नहीं है। आईआईटी में आपको जब कैटेगरी वो रैंक देखोगे तो वहां पे आपको एक ही वो कोटा दिखाएगा, दैट इज एआई। एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है कि नहीं। तो बुद्धिजीवियों, दिस इज ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा। सो वहां पे कोई होम स्टेट अदर स्टेट नहीं होता, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, सबके लिए बराबरी है। कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से आओ, आपको बराबर इज्जत मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए एआई लिखा होगा, ऑल इंडिया लिखा होगा आईआईटीज में, सब में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा, जो 3 चीजें लिखी होंगी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में, एक कैटेगरी होगी ओबीसी जनरल, एक एचएसओएस होगा, इनके लिए बस एचएसओएस होगा, इनके लिए एआई होगा। तीसरी चीज एक और लिखा होगा, जेंडर न्यूट्रल
या फीमेल सुपर न्यूमरी। ये बहुत मजेदार चीज है, ठीक है ना, ये बहुत मस्त चीज है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल सुपर न्यूमरी, ये पता है किसी को क्या है? ये बहुत मस्त चीज है। ये क्या होता है भाई? फीमेल सुपर न्यूमरी क्या है ये? हाँ, तो आज से करीब 500 साल पहले जब हम पढ़ाई किया करते थे तो परेशानी ये थी कि हमारे कॉलेजेस में उस समय पे हाँ, उस समय पे आईआईटी में कितनी सीट्स या कितनी प्रतिशत जो टोटल विद्यार्थी हैं उनमें लड़कियां होती थी? कितनी? केवल 8-10%, ठीक है, 8-10%। 800 बच्चे आएंगे तो केवल 80 लड़कियां आएंगी, है ना। तो काफी परेशानी थी। और फिर 2018 में सरकार ने सोचा, भारतीय सरकार, ठीक है, सरकार ने सोचा कि यार नहीं, ये सही नहीं है। सरकार ने और एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। सरकार ने बोला कि इन कॉलेजेस में जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आईआईटी एनआईटी, उसमें महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए, है ना, महिलाओं को थोड़ी मदद करनी चाहिए। और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया कि 10% जो सीट्स जा पा रही हैं बस लड़कियों की, उसको किसी तरह हम कोशिश करके 20% तक पहुंचा सकें। तो ये उनका उद्देश्य था कि आईआईटी एनआईटी में हर कॉलेज में 20% लड़कियां तो हों। तो सरकार ने ऐसा एक अच्छा नियम, ऐसा कानून वो लेके आया, ऐसा अच्छा कदम उठाया, ठीक है। तो जो है महिलाओं के हित में ये निर्णय लिया गया, महिलाएं काफी खुशियां की, ठीक है। पर फिर लड़कों का क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी बैठे हैं, उनको तो नुकसान हो जाएगा ना, हैं? लड़के कहाँ जाएंगे? ठीक है, क्यों भाई, साइज दुखी हो रहा है? क्यों भाई? तो यही तो सरकार ने एक बहुत ही जबरदस्त खेल खेला। सरकार ये बात जानती थी, ठीक है, कि लड़कियों को अगर इस तरह का हम लोग जो है बढ़ावा देंगे तो लड़के बौखला जाएंगे, ठीक है, लड़के इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो उन्होंने सोचा ऐसा कुछ कदम लिया जा सके कि लड़कियों को तो फायदा हो ही हो, पर लड़कों को भी नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फीमेल सुपर न्यूमरी। इट इज नॉट अ कोटा, इट इज नॉट अ रिजर्वेशन लाइक ओबीसी या एससी एसटी, वैसा नहीं है ये। इसका सिस्टम एकदम अलग है। मैं बताता हूँ फटाफट कैसे ये सिस्टम काम करता है, खासकर महिलाओं के लिए। ध्यान से सुनो। होता ये है, मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में 80 सीट्स हैं, कोई भी कुछ ले लो तुम, किसी भी कॉलेज का कोई भी डिपार्टमेंट, 80 सीट है मान लो, 80 सीट थी पहले। तो पहले क्या होता था? ओनली मेरिट बेस्ड, ठीक है, लड़का लड़की का कुछ ऐसा नहीं था, मेरिट बेस्ड था। अब मेरिट बेस्ड था तो वो सीटें भरती जाएंगी, वो जो अपन ने तरीका समझ रहा था उससे बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। मान लो 5000 रैंक तक ये फिल हो गई 80 सीट्स, और 5000 रैंक तक फिल हो गई, तो उसमें आई केवल 8 लड़कियां, 8 गर्ल्स मान लो, और 72 बॉयज, ठीक है, उदाहरण के तौर पे, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था। 5000 रैंक तक जितने लोगों ने भी वो भरा एकेडमिक प्रोग्राम, उसमें 5000 में 72 बॉयज थे, 8 ही गर्ल्स थी, तो केवल 10% पहुंच पाई, ऐसा होता था पहले। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला हम सीट्स कम नहीं करेंगे, 80 सीट्स ही रहेंगी, फीमेल सुपर न्यूमरी, मतलब महिलाओं के लिए और सीटें जोड़ी जाएंगी। तो उन्होंने बोला इस 80 सीट में से हम, ये 80 सीटें जो हैं इनको हम बोलेंगे जेंडर न्यूट्रल, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल हैं। फिर 20 सीटें हम जोड़ेंगे, 20 सीटें हम जोड़ेंगे, ये उदाहरण है बस, जिनको हम बोलेंगे फीमेल सुपर न्यूमरी। अब क्या होगा? दो अलग पूल बन गए, इनको दो अलग पूल बोलते हैं। जेंडर न्यूट्रल अलग पूल है, फीमेल सुपर न्यूमरी अलग पूल है ना। अब जैसे लड़कियां अगर भरेंगी कोई भी वो 80 सीट वाला डिपार्टमेंट, उनको जब भी सीट मिलेगी, मान लो किसी लड़की की अच्छी रैंक है, तो उसको जब भी सीट मिलेगी वो किधर मिलेगी? इधर मिलेगी कि इधर मिलेगी? जेंडर न्यूट्रल में मिलेगी कि फीमेल सुपर न्यूमरी में मिलेगी? जेंडर न्यूट्रल में नहीं मिलेगी, ये इसके जैसा नहीं है, ठीक है। तभी तो फायदा है लड़कों को भी। अभी देखना लड़कों को क्या फायदा होता है, ठीक है। हाँ, जो लड़के रो रहे थे अभी देखना कितना फायदा होता है, ठीक है। उनको सीट मिलेगी यहां पे, जैसे जैसे लड़कियां अपना एंटर करेगी उनको सीट यहां पे मिलती रहेगी। लड़कियां कभी भी इधर की सीट नहीं लेंगी, लड़कियां पहले इधर की ही सीट लेंगी। तो पहली लड़की आई उसने ये सीट भर दी, दूसरी लड़की आई उसने ये सीट भर दी, 20 लड़कियां यहां पे 20 सीटें भर देंगी। उसके बाद 20 लड़कियों ने ये 20 सीटें भर दी, उसके बाद जो 21वीं लड़की आई उसके लिए इधर तो सीट नहीं है, देखा जाएगा कि इधर सीट है कि नहीं। अगर इधर सीट है, क्योंकि इधर तो लड़के भर रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं वो इधर भर रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं वो इधर भर रही हैं,
20 लड़कियां भरने के बाद 21वीं लड़की के लिए इधर तो सीट नहीं है, इधर सीट अगर खाली है 80 में से तो उसको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या होता है रियलिस्टिकली, क्या होता है रियलिस्टिकली? रियलिस्टिकली ये होता है कि जो 20th लड़की है, मान लो उसका रैंक है 8000, 20th लास्ट जो यहां पे जिसको सीट मिली है, उसका रैंक है 8000, और ये जो यहां पे तो लड़के भर रहे हैं, जो 80th लड़का है, दिस इज 20th, जो 80th लड़का है उसकी रैंक लगभग कितनी होती है? मान लो कुछ 5000, ठीक है? तो 5000 रैंक पे सारे लड़कों की 80 सीटें भर गई, इधर लड़की आई ही नहीं, और 8000 रैंक तक लड़कियों की 20 सीटें भरी। अब जो 21वीं लड़की आएगी उसके लिए इधर तो सीट नहीं है, पर इधर सीट है क्या? नहीं, क्योंकि लड़कों की 80 सीटें पहले ही भर चुकी हैं। ठीक है, ऐसा है। तो फिर पहले जहां पे 8 लड़कियां थी, 72 लड़के थे, वहां पे अभी उसी डिपार्टमेंट में कितने हो रहे हैं? 80 लड़के। ये वाली सारी लड़कों ने भरी है। अब जिस लड़की का 3000 रैंक था वो भी इधर ही जा रही है, जिस लड़की का 2000 रैंक था वो भी इधर ही जा रही है। तो ये सारी 80 सीटें 5000 रैंक तक लड़कों को मिल रही है, और 20 सीटें लड़कियों को मिल रही हैं। ठीक है, तो लड़कियां तो 8 से 20 हुई, पर लड़के कितने हो गए? 72 से 80। लड़कों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और जो परसेंटेज केवल पहले 10% था वो अभी 20% हो गया। ठीक है, तो ये है सरकार की चालाकी। चलिए, है ना? तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से पहले सोच लेना है। ठीक है, चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे होता है। पर फिर भी अगर जब तुम रैंक्स भी देखोगे ना, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, 3 चीजें देखनी है। क्या बताया? कैटेगरी देखना है, जनरल ओबीसी, HSOS देखना है, NIT के लिए देख रहे हो तो, और ये देखना है लड़कों को केवल क्या देखना है? जेंडर न्यूट्रल। लड़कियों को क्या देखना है? फीमेल सुपर न्यूट्रल। तुम चाहो तो दोनों भी देख सकते हो, पर मजे की बात यह है इसका रैंक, क्लोजिंग रैंक हमेशा इससे पीछे होता है। इसका क्लोजिंग रैंक हमेशा इससे पीछे होता है। यानी जितने में 20 लड़कियां आएंगी, 20 लड़कियां, 20th लड़की का रैंक 80th लड़के के रैंक से बहुत पीछे होगा। इसलिए तो सरकार ने किया है। ठीक है, इसलिए सरकार ने किया, इसलिए ये वाला रैंक हमेशा पीछे होगा, इसलिए ये वाला रैंक हमेशा ऊपर होता है। 1-2 बस एक्सेप्शंस मिलेंगे इसके। NIT सूरतकल केमिकल इज वन ऑफ देम, लास्ट 2-3 ईयर्स के हिसाब से, क्योंकि सूरतकल केमिकल में वो कम है, सीट्स कम है, तो ये पहले बढ़ जाता है, ये बाद में आता है, बाकी सब में बहुत डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये है लड़कियों को इस हिसाब से फायदा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ओपनिंग क्लोजिंग रैंक एंड रिजर्वेशन, और कैसे इसको देखना है। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, बहुत बढ़िया। तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन जोसा। जोसा पे सारी बातचीत, सब कुछ, सारी चीजें हमने डिटेल में देख ली हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं फटाफट सीईटी की। और सीईटी के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सीईटी के लिए मेजॉरिटी चीज़ें सेम रहेंगी। मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ें सेम रहेगा, क्या क्या चीज़ें अलग है। जो चीज़ें सेम है वो भी अपन मेंशन कर देंगे, जो चीज़ें अलग है वो भी मेंशन कर देंगे, पर स्ट्रक्चर जो है, तरीका जो है समझने का, वो 60 से 70% सेम ही है। हाँ जी भाई। जोसा में हम सीट कंफर्म करना पड़ेगा सीसैट के लिए, नहीं ऐसे ही जा सकते हैं? अभी फीस भर के सीसैट के लिए हाँ। जाना है, हाँ, या इधर एग्जिट करना पड़ेगा जोसा? नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर हाँ ये सीसैब में अगर आप जा रहे हैं, अच्छा सवाल है, सीसैब में अगर आप जा रहे हैं, आपको जरूरी नहीं कि सीट नहीं मिला तो ही आप सीसैब में जा रहे हैं। अगर आपको सीट मिला NIT प्लस में, ठीक है, सीट मिला तो भी आप सीसैब में जा सकते हैं, इस उम्मीद में कि और बेहतर मिल जाए, वो भी आप कर सकते हो। पर अगर आपको सीट मिला तो आपको एक किधर गया, 45,000 तो देने ही पड़ेंगे। ये 45,000 तो आपको सीट बुक करने के लिए देने ही है। ये नहीं सोचना है कि सीसैब में जा रहे हैं तो 45,000 क्यों दें, उसको नहीं पता है कि आप सीसैब में जा रहे हो। अगर आप 45,000 दे रहे हो, ठीक है, तो आपकी सीट रहेगी, अदरवाइज आपका सीट नहीं रहेगा, या एक तरह से आप एग्जिट कर दोगे। ठीक है, तो आपको 45,000 देना है, वो बाद में वैसे भी एडजस्ट हो जाता है। आप 45,000 आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आपका बाद में कॉलेज अगर चेंज हो गया सीसैब के थ्रू, तो वो चीज़ भी, वो उस कॉलेज की बजाय आपको पहले NIT जो है सूरत मिल रहा था, बाद में NIT जो है कैलिकट मिल गया, तो वो सूरत की जगह कैलिकट को मिल जाएगा। पर अगर आपको सीट मिली है तो आपको ये फीस पेमेंट करना है। फीस होने के बाद भी जा सकते हैं? कहाँ पे जा सकते हैं सर? हाँ, सीसैब में जा सकते हैं। सीट मिली है तो भी सीसैब में जा सकते हैं, सीट नहीं मिली है तो भी सीसैब में जा सकते हैं, पर ओनली फॉर NIT प्लस। IIT का नहीं मिलता इधर, ओनली फॉर NIT प्लस, ऐसा है।
ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया। चलिए, तो दिस इज एवरीथिंग रिगार्डिंग जोसा। ठीक है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ शंकाएं हैं, ठीक है, तो आप सेशन के बाद में पूछ सकते हैं। एंड नाउ वी विल मूव ऑन विद द सीईटी डिस्कशन। तो ये है सीईटी का पर्चा।